एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई एम अंशिका एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 को कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे आज की क्लास के अंदर। और जितने भी इसके चैप्टर्स हैं उन सबको मैंने नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करा है और नोट्स के फॉर्म में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स जो कि डिजिटलाइज फॉर्म में है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फटाफट से इसको हम कवर करेंगे। इसके बाद कुछ कुछ सरप्राइजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगी पूरे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है यहाँ पे वो है चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखो बेटा, अभी बुक 1 का हमने जो वन शॉट क्रिएट किया था उसके बाद मेरे पास इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी बुक 2 के वीडियो को बनाने के लिए, बिकॉज यू गाइस रियली लाइक दैट, और इसीलिए मैं यहाँ पे बुक 2 का जो वीडियो है वो क्रिएट कर रही हूँ। चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो अब यहाँ पे जो बुक 2 है इट डील्स विद कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चीजें हुई हैं उसके बारे में ही इस बुक के अंदर पूरा मेंशन किया गया है। जिस्ट ऑफ द चैप्टर, तो इंट्रोडक्शन से अगर बात करें हम, ये आप सबको पता है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 14 to 15 अगस्त की जो नाइट थी उसके बीच में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। दैट्स वाई हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं एंड पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त। इन 1947 को हमें आजादी मिल गई थी। दो कॉमन ड्रीम थे, ठीक है, जो पूरे के पूरे देश के लिए ही कॉमन चीजें थी। टू कॉमन ड्रीम्स अमंग इंडियंस, तो दो ड्रीम थे, दो सपने थे हमारे कि एक तो हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिल्ड करनी है एंड द सेकेंड वन टू एंश्योर वेलफेयर एंड जस्टिस फॉर ऑल सेक्शंस स्पेशली पुअर एंड डिसएडवांटेज। मतलब हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हमें जस्टिस और वेलफेयर सिस्टम क्रिएट करना है और स्पेशली उन लोगों पे ज्यादा फोकस करना है जो लोग पुअर हैं, जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इंडिया फेस्ड मेनी सीरियस चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडिया ऐसा नहीं था कि उस समय में जब हम आजाद हुए तो बहुत आसानी से सब कुछ चीजें चलने लग गई। हमने मेन 3 मेजर चैलेंजेस फेस किए थे और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। वो भी 6 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है इससे कि इंडिया ने बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस फेस करे। मेनली उनमें से 3 सीरियस चैलेंजेस थे, उसके बारे में बताओ। तो 3 मेजर चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला चैलेंज क्या था? नेशन बिल्डिंग का चैलेंज था। इंडियाज डाइवर्सिटी एंड द रिस्क ऑफ डिसइंटीग्रेशन आफ्टर पार्टिसिपेशन। अब इंडिया में जो डाइवर्सिटी थी वो बहुत ज्यादा थी और ये बहुत बड़ा खतरा था कि हमारा जो देश है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बंट सकता है। आफ्टर पार्टीशन मेड इंटीग्रेटिंग princely states and ensuring unity without harming diversity a priority। तो उस समय में हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी कि ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं इन सबको हमें इंटीग्रेट करना है, यूनाइट करना है, नहीं तो हमारे देश के इतने टुकड़े हमें देखने को मिल सकते थे। और दूसरा जो चैलेंज था वो था डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना विद फंडामेंटल राइट्स, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द चैलेंज वॉज टू बिल्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस एंड अ कल्चर ऑफ टॉलरेंस। तो हमें एक ऐसे देश के अंदर जहां पे इतनी डाइवर्सिटी है वहां पे डेमोक्रेसी को भी इंप्लीमेंट करना था। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर तीसरा बड़ा चैलेंज था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है, पॉवर्टी रिमूवल पे, गरीबी को खत्म करना है और इक्वल जस्टिस को अचीव करना है, इक्वालिटी को अचीव करना है एंड अपॉर्चुनिटीज एज गाइडेड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हम आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट हो गया, और मतलब 2 तरीके के राइट्स होते हैं, एंड दूसरे जो राइट होते हैं वो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि स्टेट को गाइड करते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज कैसे बनाए। ठीक है, तो इसी तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी मिले। मेनली हमारे सामने यहाँ पे 3 जो चैलेंजेस थे वो यहाँ पे ये थे। अब क्या होता है, इन तीनों चैलेंजेस को हमारे आने वाले चैप्टर में हम एक एक करके डील करेंगे। तो बेसिकली 3 चैप्टर्स के अंदर ही इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो बात करी गई है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की। तो पार्टीशन जो है वो 14 to 15 अगस्त के बीच में होता है 1947 में। इंडिया डिवाइडेड इनटू, अब इंडिया के 2 पार्ट हो चुके थे, एक तो इंडिया था और दूसरा पाकिस्तान था, बेस्ड ऑन रिलीजियस मेजोरिटीज। एंड बेटा आपको एक बात पता होगी कि जो इंडिया था वो एक था,
ठीक है। बट पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था वो दो फॉर्म में हुआ था, एक तो था ईस्ट पाकिस्तान एंड जो दूसरा पाकिस्तान बना था वो था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करता है, बट ईस्ट पाकिस्तान को बाद में ये क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है 1971 के दौरान, जब इंडिया इसको इंडिपेंडेंस दिलवाता है, विद मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज फॉर्मिंग पाकिस्तान एंड हिंदू सिख मेजोरिटी एरियाज रिमेनिंग इन इंडिया, ड्रिवन बाय द मुस्लिम लीग्स टू नेशन थ्योरी। अब यहाँ पे जो मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी थी उसके द्वारा ही ये पार्टीशन होता है कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक स्टेट चाहिए पर्टिकुलर, तो इसलिए उस समय में पाकिस्तान की क्रिएशन हुई। डिस्पाइट कांग्रेस अपोजिशन, कांग्रेस यहाँ पे अपोज करती रहती है इस चीज को कि वी आर नॉट एंटरटेनिंग द आइडिया ऑफ पार्टीशन, बट फिर भी पार्टीशन होता है। राइजिंग कम्युनल टेंशंस मेड इट इनएविटेबल। द प्रोसेस फेस्ड अनक्लियर बॉर्डर्स, division of Punjab and Bengal, and ignored opposition like that of Khan Abdul Ghaffar Khan with Pakistan formed in two separate parts। तो होता क्या है कि जो ये प्रोसेस था उसमें कुछ पता ही नहीं था कि बॉर्डर किसना किसके पास है, तो पंजाब और बंगाल एक तरीके से डिवीजन का हिस्सा बहुत ज्यादा मेन तौर पे बने, क्योंकि जब हम वेस्ट पाकिस्तान की तरफ डिवीजन करते हैं तो वहाँ पे पंजाब हमें देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे काफी राइट्स हुए। इसी तरीके से जब हम ईस्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ पे बंगाल पड़ता है, तो वो भी काफी ज्यादा सीवियरली इफेक्ट हुआ था, क्योंकि उस साइड ईस्ट पाकिस्तान की क्रिएशन हो रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑपोजिशंस भी थे, मतलब जो लोग मना कर रहे थे कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं, लाइक खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको हम और किस नाम से जानते हैं बेटा, आप मुझे जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और कौन सा इनका फेमस पॉपुलर नेम है जिसके नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है। पार्टीशन लेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अराउंड 80 लाख पीपल। ये जो पार्टीशन हुआ इससे 80 लाख लोग जो थे वो डिस्प्लेस हुए, 80 लाख लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए। कम्युनल वायलेंस हद से ज्यादा था, किलिंग 5 to 10 लाख, 5 से 10 लाख लोग तो मर गए थे इसमें। एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बुरी उनकी दशा उस समय में हुई। एंड सीवियर रिफ्यूज क्राइसिस, इवन बहुत सारी जो फीमेल्स थी उनको भी बहुत ज्यादा क्रुएल्टी फेस करनी पड़ी। कई बार उनकी फैमिलीज के द्वारा ही उनको खुद से मार दिया गया, कई बार उन्होंने खुद से सुसाइड कर ली, और कई बार उनके साथ रेप किया गया। तो बहुत ज्यादा जो सिचुएशन थी वो खराब थी। प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड इवन गवर्नमेंट इक्विपमेंट वर डिवाइडेड। तो पेन, पेपर, चेयर, सब कुछ जो गवर्नमेंट की चीजें होती हैं, एवरीथिंग वाज डिवाइडेड। बियॉन्ड फिजिकल डिविजन इट लेफ्ट डीप इमोशनल स्कार्स। तो अभी तक सब कुछ एक साथ था। सोचो आप अभी यहाँ पे एक जगह पे रह रहे हो, मतलब किसी भी स्टेट के अंदर रह रहे हो, और कल को बोल दिया जाता है कि ये जो जगह है ना वो इस देश का पार्ट ही नहीं है, अब ये दो देश के पार्ट हो रहे हैं, तो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू लिव इन इंडिया, यू वांट टू लिव इन पाकिस्तान, इट्स योर चॉइस। तो आप रात रात में कैसे डिसीजन लोगे? तो इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज उस टाइम पीरियड में क्रिएट हो गई थी। रेज कंसर्न्स ओवर सेक्युलरिज्म एंड सॉ लीडर्स लाइक गांधी, नेहरू रीअफर्म इंडियाज कमिटमेंट टू रिमेन अ सेक्युलर स्टेट ट्रीटिंग ऑल सिटीजंस इक्वली। तो उस समय में सबसे बड़ा जो एक उद्देश्य बना हुआ था सबका, वो क्या था कि वी हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, और जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है, यानी सारे धर्म को हमें इक्वालिटी देनी है, सारे धर्म को इक्वल मानते हुए हमें चलना है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब क्या होता है 1947 के दौरान ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हो गया ओवर बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें प्रिंस रूल किया करते थे, किंग रूल किया करते थे। तो अब यहाँ पे ब्रिटेन ने क्या किया ना, एक इसको जब एंड किया इस यहाँ पे ये जो कॉलोनी अपनी बना रखी थी और इसको पूरा खत्म किया यहाँ पे और हमें फ्रीडम दी, तो उसके साथ उसने एक चीज और बोल दी, लीविंग देम टू फ्री टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ये बोल दिया ब्रिटिशर्स ने कि अब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो उनके ऊपर है कि अगर वो इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं तो दे कैन लिव इन इंडिया, अगर वो जाना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करे, एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्रिएट करे, तो वो वैसा भी कर सकते हैं। तो अब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि हम कैसे कैसे सारे जो अलग अलग पार्ट है, यानी 565 पार्ट्स में डिवाइड होना इज नॉट वेरी इजी। सुनने में भले ही हमें लग सकता है कि ठीक है हो जाएगा, बट उतना आसान नहीं था। हाउएवर इंडिपेंडेंस फॉर दीज स्टेट्स रिस्क ब्रेकिंग इंडिया। अगर इनको हम इंडिपेंडेंस दे देते, मतलब अगर मान लो हर जगह अपना अपना मतलब जो राजा है वो रूल चला रहे हैं, तो इंडिया कितने सारे मिनी स्मॉल किंगडम्स के अंदर डिवाइड हो जाता। थ्रेटनिंग नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेसी। इससे ना हम कभी भारत के अंदर डेमोक्रेसी लेकर आ पाते, ना ही यूनिटी आती, ना ही एकता आती।
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी प्रिंसली स्टेट्स के साथ बेटा? द प्रॉब्लम विद प्रिंसली स्टेट, सम रूलर्स लाइक निजाम हैदराबाद से जो था, महाराजा त्रावणकोर के और नवाब भोपाल के, इन्होंने सीधे सीधे एक्सप्रेस किया अपना डिजायर कि हम आजाद रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। यू कैन सी कि हैदराबाद कहाँ पे लोकेटेड है, ऑलमोस्ट इन सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है। और त्रावणकोर भोपाल जो है ऑलमोस्ट इन सेंटर ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो सोचो कनेक्टिविटी में कितनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पीपल इन मेनी प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू जॉइन इंडिया, बट बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ऐसे भी थे और जो इंडिया को सच में ज्वाइन करना चाहते थे, बट डिसीजंस वर लेफ्ट टू द रूलर्स। पर लोगों के ऊपर डिसीजन थोड़ी छोड़ा गया था कि आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, ये तो रूलर्स के ऊपर डिसीजन छोड़ा गया था। और मोस्ट ऑफ द रूलर्स यही चाहेंगे ना कि हम अपना एक खुद का देश क्रिएट करें जहाँ पे हमारे पास खुद की पावर हो। डेमोक्रेसी वॉज एट रिस्क, उस समय में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा खतरे में थी। मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर नॉन डेमोक्रेटिक एंड रूलर्स वर इलेक्टेड टू शेयर पावर। तो जो रूलर्स थे वो पावर शेयर करना नहीं चाहते थे, और ज्यादातर जो एरियाज थे, ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो नॉन डेमोक्रेटिक थे, उसमें जनता की नहीं सुनी जाती थी, बस जैसा चल रहा है भाई राजा के अकॉर्डिंग चल रहा होता था। सेकेंड चीज क्या थी, गवर्नमेंट का अप्रोच। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ मेन की फिगर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर की। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर ये यूनिटी वाला चीज नहीं करी होती ना, तो हमें बहुत सारे डिफरेंट डिविजन्स देखने को मिल रहे होते हैं इंडिया में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें। उस टाइम पीरियड के अंदर ही वॉज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, लेड द इंटीग्रेशन। अब इन्होंने इंटीग्रेशन किया प्रिंसली स्टेट्स का यूजिंग डिप्लोमेसी, बातचीत के जरिए, प्रेशर कई बार क्रिएट किया, एंड प्रॉमिस किया, वादा किया कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, हम आपको पावर देंगे। अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, एक बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया। इंडिया अलाउड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम रीजन्स लाइक कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए हमने देखा ना कि काफी सालों तक कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ये चलते रहे, ठीक है, क्योंकि हमने उनको कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करे थे उस टाइम की सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, ताकि वो हमारे साथ रहे। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ऐसा ही किया गया। ज्यादातर जो स्टेट्स थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया। दिस वाज द डॉक्यूमेंट जिसको साइन करने से इंडिया के साथ वो मर्ज हो सकते थे। ज्वाइनिंग इंडिया बाय सीडिंग कंट्रोल ओवर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो इससे क्या हुआ, अब वो एक तरीके से इंडिया की ही जिम्मेदारी हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, पीसफुल इंटीग्रेशन ऑफ मोस्ट स्टेट। तो ज्यादातर 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर जितने भी स्टेट्स थे उनको आजाद करवाया, मतलब बेसिकली जब वो आजाद हुए तो उनको इंडिया के अंदर यूनाइट करवा दिया गया। नियरली ऑल contiguous princely states had peacefully joined India। ज्यादातर जितने भी princely states थे they were happy to join India। उन्होंने ज्वाइन कर लिया with पटेल using a mix of persuasion। कई बार उन्होंने persuade किया, मनाने की कोशिश की, negotiate किया। when needed threat of force, जब जरूरत पड़ी तो फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा। और आप देखोगे अभी कि हमें फोर्स का इस्तेमाल कहाँ पे करना पड़ा। तो डिफिकल्ट केसेस क्या थे भाई, अब कुछ डिफिकल्ट केसेस थे हमारे सामने। सबसे पहले तो है जूनागढ़। जूनागढ़ में हिंदू मेजोरिटी स्टेट था, और जो नवाब था यहाँ का उसने यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इंडिया ने इंटरवीन किया एंड अ प्लेबिसाइड वाज हेल्ड। वहां पे प्लेबिसाइड करवाया गया। प्लेबिसाइड इज काइंड ऑफ वोटिंग कि आप यस या नो में आंसर करो कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में रहना चाहते हो। तो प्लेबिसाइड करवाया गया, और जो वहां की जनता थी उन्होंने चूज किया कि वो इंडिया का ही पार्ट बन के रहना चाहते हैं। आगे देखो हैदराबाद। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थी हैदराबाद। द निजाम ऑफ हैदराबाद सॉट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो निजाम था हैदराबाद का, उसने बोला कि हम आजाद रहना चाहते हैं। और जो उसकी एक आर्मी थी खुद की, रजाकर जिनको बोलते थे बेसिकली, वो एक पैरामिलिट्री ग्रुप थे दैट टेरराइज नॉन मुस्लिम्स। तो जितने भी नॉन मुस्लिम लोग थे उनको बहुत परेशान करते थे, इवन फीमेल्स को परेशान करना, बच्चों को परेशान करना, बहुत ज्यादा क्रूअलिटी करते थे, ठीक है। इन सितंबर 1948, बट सितंबर 1948 तक आते आते इंडिया ने ऑपरेशन पोलो यहाँ पे लॉन्च कर दिया। मैं एमसीक्यूज आपको जब करवा रही थी ना, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर वाइज वाले, तब भी मैंने ये क्वेश्चन वहां पे पूछा था। तो ऑपरेशन पोलो वहां पे चलाया जाता है। एंड आफ्टर द मिलिट्री एक्शन, फिर मिलिट्री एक्शन जब होता है वहां पे, तो निजाम को सरेंडर करना पड़ता है और हैदराबाद मर्ज हो जाता है इंडिया के साथ। थर्ड जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई वो थी मणिपुर की। महाराजा ऑफ मणिपुर साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन 1947। अब ये देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन भी कर लिया 1947 में। इलेक्शंस करवाए जाते हैं मणिपुर में 1948 में, और बिकमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजा भी रूल कर
रहा है। 1949 में इंडिया ने फोर्स किया मर्जर एग्रीमेंट साइन करने के लिए विदाउट कंसल्टिंग मणिपुर असेंबली। तो अब क्या हुआ, इंडिया फोर्स द मर्जर एग्रीमेंट। जैसे ही इंडिया ने मर्जर एग्रीमेंट अपना निकाला तो वहां पे जो मणिपुर की असेंबली थी उनको तो ये बात मतलब पता नहीं थी, वो लोग इतने अवेयर नहीं थे, और उसके बाद यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने साइन भी कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट हो जाती है, दैट इज स्टिल परसिस्ट। अभी भी लोगों के मन में वो खटास है कि उनके साथ जबरदस्ती करी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब क्या होता है कि रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, सारे स्टेट्स को सबको हमने इंटीग्रेट तो कर लिया, बट रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। तो रीऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इंडिया हैड टू रीड्रॉ इंटरनल बाउंड्रीज, हर राज्य की खुद की से बाउंड्री हमें रीड्रॉ करनी थी ताकि लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेसिस पे जो डाइवर्सिटी होती है वो मेंटेन रहे। बैकग्राउंड एंड डिलेमा, ब्रिटिश बाउंड्रीज को इग्नोर किया गया। ठीक है, ब्रिटिश बाउंड्रीज इग्नोर्ड लैंग्वेज, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जो बाउंड्रीज क्रिएट करी गई थी वो लैंग्वेज वाली चीज को इग्नोर करती थी और उतना ज्यादा फोकस नहीं करती थी कल्चर वगैरह पे। तो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया कि हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट करेंगे, ये चीज उन्होंने प्रॉमिस कर दी थी 1920 में ही। बट जैसे ही पार्टीशन होता है तो लीडर्स को डर लगने लग जाता है कि अगर हम भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स को बांट देंगे तो इससे कहीं फिर से डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, इंडिया अलग अलग पार्ट में डिवाइड ना हो जाए। तो इसीलिए इस डिसीजन को डिले करते जा रहे थे। बट होता क्या है, एक मूवमेंट होता है विशाल आंध्रा मूवमेंट। तेलुगु स्पीकर्स जो थे उन्होंने डिमांड किया कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ठीक है, साउथ इंडिया की बात हो रही है। तो यहाँ के एक लीडर थे पोटी श्री रामुलु, इनकी डेथ हो जाती है। 56 डेज की फास्टिंग पे ये बैठते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की क्रिएशन को लेकर कि तेलुगु स्पीकिंग स्टेट के तौर पे उनकी जो क्रिएशन है वो करी जानी चाहिए इन 1952। तो यहाँ पे फाइनली जब इनकी डेथ हो जाती है और ये सब इतना प्रोटेस्ट होता है, तो उसके बाद फाइनली 1952 के अंदर फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है। ठीक है, अब जब ऐसे ही एक राज्य के साथ किया जाता है तो बहुत सारे राज्यों में यही सिमिलर डिमांड उठने लगती है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में लेकर आया गया बेस्ड ऑन फजल अली कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ द लैंग्वेज एज द मेन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे बोला गया, फजल अली कमीशन के नाम से भी जानते हैं हम, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनाया गया था ये 1956 में। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है, आप थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, बेस्ड ऑन फजल अलीज कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ लैंग्वेज एज द मेन क्राइटेरिया। तो उन्होंने बोला कि भाई जो लैंग्वेज का जो रिकमेंडेशन है ना उसको मेन क्राइटेरिया की तरह फॉलो करेंगे, और इस बेसिस पे उस टाइम पीरियड में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म कर दिया गया। इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है, स्ट्रेंथेंड यूनिटी। अब हमें ऐसा लगा था कि अगर हम क्या करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करते हुए चलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि यूनिटी खत्म हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए हमारा जो इंडिया है, बट ऐसा नहीं हुआ। उल्टा यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और एम्पावर्ड नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हमें देखने को मिले, रिकॉग्नाइज कल्चरल डाइवर्सिटी, अपहेल्ड डेमोक्रेटिक प्लुरलिटी एंड इमोशनली इंटीग्रेटेड पीपल इनटू द नेशन। तो अब इससे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से इंडिया की क्रिएशन सामने आती गई। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इन पे तो अभी फोकस करेंगे नहीं, वी आर ओनली रिवाइजिंग द चैप्टर्स फॉर नाउ। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, चैप्टर 2 क्या कह रहा है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैलेंज। अब जो सेकंड चैप्टर है वो सेकंड चैलेंज पे डील करता है कि सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज था वो क्या था कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन वाली चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर करी, सेकंड चैप्टर में डेमोक्रेसी को इंडिया के अंदर कैसे एस्टैब्लिश किया जाए इस पे फोकस किया जाएगा। तो चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस द टफ टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे इंडिया को आजादी मिलती है उसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन चुकी थी कि इंडिया के अंदर हम डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश करें। अनलाइक मेनी न्यूली फ्री कंट्रीज, उस समय में क्या हुआ था, बहुत सारी नई नई कंट्रीज थी जिन्होंने कोशिश करी डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की, एंड दे एंड अप इन अथॉरिटेरियन रूल। लास्ट में वो वहीं पे उनके यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो फेल कर जाती है और अथॉरिटेरियन रूल चलने लग जाता है जिसमें एक ही लीडर है और वो अपनी चला रहा है। दो इनएक्सपीरियंस्ड, अब क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था इस चीज का डेमोक्रेसी का, पीपल शोड स्ट्रॉन्ग फेथ बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस। हालांकि किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था कि डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, बट लोगों ने इतना ट्रस्ट, इतना फेथ शो करा हमारे इंडिया के लोगों ने और इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़ के। तो जो मेन चैलेंज था, द मेन चैलेंज वाज टू इंश्योर फेयर इलेक्शंस। तो अब हमारे सामने मेन चैलेंज क्या था कि हम इलेक्शंस बिल्कुल फेयर तरीके से कराएं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाएं और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे कराएं कि मतलब पर्टिकुलर एज के बाद के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो वोट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पीरियड में कि विमेन को भी सेम टाइम पीरियड में वोटिंग राइट दे दिए गए थे। अदरवाइज हम फ्रांस में देखते हैं कि बहुत सालों बाद जाकर वहां पे जो विमेन है उनको वोटिंग राइट्स मिल पाते हैं। एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है।
अब देखो, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। अब क्या शुरू होता है, क्योंकि कांग्रेस वाज अ पार्टी जो कि ऑलरेडी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करती आई थी, तो वो ज्यादा ही पॉपुलर थी लोगों के बीच में उस टाइम पीरियड में, तो उसको फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के अंदर मेजर विक्ट्री मिलती है और इसको हम एक कांग्रेस एरा के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट इलेक्शन, तो पहले जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वो 1952 में होते हैं अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलोड बाय इलेक्शंस। फिर उसके बाद 1957 में सेकंड इलेक्शंस होते हैं, 1962 में हमारे थर्ड जनरल इलेक्शन होते हैं। इन ऑल 3 इलेक्शंस इंडियन नेशनल कांग्रेस वन अ लार्ज मेजोरिटी एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, दोनों ही जगह पे, चाहे स्टेट लेवल की बात करी जाए चाहे सेंट्रल लेवल की बात करी जाए, दोनों ही जगह पे बहुत अच्छी खासी मेजोरिटी यहाँ पे आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती है। फर्स्ट इलेक्शंस के अंदर यहाँ पे देखो जरा, 364 सीट्स मिलती हैं, 364 आउट ऑफ 489 लोकसभा सीट्स इन 1952, शोइंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट कि लोग इनके डिसीजंस के साथ थे। अब होता क्या है कि जो कांग्रेस थी वो इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों थी यार, इसके रीजन क्या थे डोमिनेंस के, इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो रीजन फॉर कांग्रेस डोमिनेंस, तो क्या कारण था कि कांग्रेस की डोमिनेंस यहाँ देखने को मिली? आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस वाज सीन एज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बिकॉज इट हैड द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो अब लोगों को क्या लग रहा था कि भाई जो कांग्रेस है उसने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, इसीलिए लोगों का जो ट्रस्ट था वो इस पार्टी पे था। इस पार्टी के अंदर रिस्पेक्टेड लीडर्स थे, बहुत जाने पहचाने लीडर्स थे जिनकी अलग अलग खुद की फैन फॉलोइंग थी, लाइक नेहरू, पटेल, आजाद, अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस रीचिंग विलेजेस, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो विलेज लेवल पे भी वर्क करती थी, टाउन्स में, सिटीज में। तो इससे एक बहुत सॉलिड बेस मिल गया था कांग्रेस को। द पार्टी अपील टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सारे ही सेक्शन को सोसाइटी की अपील करती थी, सबको ही पसंद आती थी ये पार्टी, एंड यूनाइटेड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट एंड रीजन्स। तो इसने अलग अलग जाति वाले, अलग अलग रीजन से बिलोंग करने वाले, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों को एक साथ कर लिया था, विद नो स्ट्रॉन्ग नेशनल ऑपोजिशन। इसके सामने कोई ऐसी पार्टी उस टाइम पीरियड में थे ही नहीं जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि इसको टक्कर दे सके। तो कांग्रेस इसी वजह से एक सिंबल बन चुकी थी यूनिटी का और स्टेबिलिटी का आफ्टर पार्टीशन। तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी कॉन्टिन्यूसली पावर में आती है। रिजल्ट ऑफ दिस डोमिनेंस, अब ये जो रिजल्ट निकला इस डोमिनेंस का वो क्या था? कांग्रेस बिकेम द नेशनल रूलिंग पार्टी इन इंडिया, एक तरीके से बार बार वही इलेक्शंस जीत रही है, विद इट्स इलेक्शन विन गिविंग इट द पावर टू मेक पॉलिसीज। तो अब वो लॉन्ग टर्म पे फोकस कर पा रही है, एंड वो क्या कर पा रही है, डिसीजंस ले पा रही है, एंड बिल्ड द कंट्रीज इंस्टीट्यूशन। हाउएवर अनलाइक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, जैसे कि बहुत सारे देशों में हुआ कि वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए गए, बट वहां के जो लीडर थे वो इतने ज्यादा अथॉरिटेरियन थे कि उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनके हाथ में पावर आई तो सिस्टम ही चेंज कर दिया, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को ही खत्म कर दिया। तो वो चीज इंडिया में नहीं हुई कभी भी। इट अलाउड क्रिटिसिज्म, इन्होंने उस टाइम पीरियड में भी कांग्रेस पार्टी ने क्रिटिसिज्म को अलाउ किया, और एंड फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, और ऑपोजिशन पार्टी से भी जो इनको कंपटीशन फेस करने को मिला वो चीज भी इन्होंने फेस करी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉलरेंस एंड इंटरनल डेमोक्रेसी विद कांग्रेस। अब क्या होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी कैसी थी भाई कांग्रेस की, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। इन इट्स अर्ली ईयर्स कांग्रेस वाज नोन फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी। तो स्टार्टिंग में ना कांग्रेस के अंदर के लीडर्स भी सब बहुत खुश रहते थे, अलाउंग डिबेट्स एंड डिफरेंट ओपिनियंस, क्योंकि हर किसी की बात सुनी जाती थी। लिबरल्स भी थे, कंजर्वेटिव्स भी थे, सोशलिस्ट, लेफ्टिस्ट, राइट लीनिंग मेंबर्स को एग्जिस्टेड, ये सब एक साथ रहते थे, विद फैक्शंस कंपीटिंग फॉर इन्फ्लुएंस बट स्टेइंग विद इन द पावर। मतलब फैक्शंस है जो कि इन्फ्लुएंस के लिए कंपीट कर रहे हैं, आपस में उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, बट फिर भी वो एक ही पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। पॉलिसीज डिस्कस करी जाती थी और फिर मॉडिफाई करी जाती थी, ओपन डिबेट होता था कि भाई किसके कौन से व्यूज है, हर किसी के व्यूज को सामने रखकर और ध्यान में रखकर फिर पॉलिसीज क्रिएट करी जाती थी। एंड लीडर्स लाइक नेहरू, पटेल वेलकम इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो नेहरू जैसे लीडर, पटेल जैसे लीडर उस टाइम पीरियड में जो इंटरनल क्रिटिसिज्म था उसको वेलकम करते थे, उसको रिस्पेक्ट करते थे। इंटरनल इलेक्शंस जो होते थे या फिर कंसल्टेशंस होती थी, एंड स्पेस फॉर डाइवर्स व्यूज मेड कांग्रेस मोर अ ब्रॉड प्लेटफॉर्म देन अ रिजिड पार्टी। तो उस समय में क्या होगा, जो कांग्रेस थी वो एक ऐसी पार्टी की तरह बन चुकी थी जो कि लोगों के व्यूज को रिस्पेक्ट कर रही है, हर लीडर के व्यूज जो है उसको रिस्पेक्ट कर रही है। तो उस समय में ये जो पार्टी थी ना वो कोई एक रिजिड पार्टी की तरह नहीं थी कि नहीं हमारी एक ही आइडियोलॉजी है, हम उसी पे ही वर्क करेंगे। तो इसकी वजह से एक ऐसा ब्रॉड प्लेटफॉर्म इसने प्रोवाइड कर दिया था लोगों को, स्पेशली लीडर्स को, कि सारी चीजें यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल थी, अडेप्टेबल थी, तो हर कोई खुश था। इमरजेंसी एंड अब इमरजेंस ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। अब क्या होता है, यहाँ पे एक पार्टी है जो जिसकी इमरजेंस होती है, जो सामने आती है, वो थी सोशलिस्ट पार्टी। तो 1948 में
सोशलिस्ट मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट मेंबर्स प्रेजेंट थे, वो ब्रोक अवे हो जाते हैं, मतलब यहाँ से निकल जाते हैं और वो अपनी एक खुद की पार्टी फॉर्म करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी। अनहैप्पी विद द कांग्रेस कैपिटलिस्ट लीनिंग, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे किधर की तरफ लीन कर रही थी, कैपिटलिज्म की पॉलिसीज की तरफ लीन कर रही थी। स्लो लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे एंड टाइज विद इंडस्ट्रियलिस्ट, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके साथ टाइज किए जा रहे थे ताकि जो बिग इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया के अंदर भी सेटअप करी जाए। लेड बाय जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, द पार्टी एम टू प्रमोट सोशलिज्म। तो इस पार्टी के कुछ प्रोमिनेंट लीडर जिनका नाम आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब जो थे इसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट किया, पीजेंट के राइट के बारे में बात करी, वर्कर्स के राइट के बारे में बात करी, एंड पुश फॉर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। इन्होंने बोला कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। सपोर्टेड मेनली बाय पीजेंट्स, वर्कर एंड स्मॉल फार्मर्स। इट वाज नॉट पावरफुल नेशनली, उस समय में उतना ज्यादा इसको पॉपुलैरिटी तो नहीं मिली, बट वाज एक्टिव इन लोकल मूवमेंट्स। लोकल मूवमेंट्स में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना, प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स में करना, और इश्यूज जो भी है लैंड रिफॉर्म से और सोशल जस्टिस से रिलेटेड उनको रेज करने में काफी आगे रहती थी। अब सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं तो इसको जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की जो फॉर्मेशन थी वो कब हुई, उन लीडर्स के द्वारा हुई जिन्होंने छोड़ दिया था कांग्रेस को 1948 में। दे बिलीव दैट कांग्रेस हैड बिकम टू कंजर्वेटिव एंड हैड अबैंडन्ड द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। तो उनको लगता था कि उन्होंने सोशलिज्म के आइडियल्स को छोड़ ही दिया है कांग्रेस ने। और ये जो पार्टी थी ये किस किस चीज के बारे में बात करती थी, इक्वालिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ज्यादातर इकोनॉमी पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, और स्ट्रॉन्गर एफर्ट्स लगाती थी सोशल जस्टिस के प्रति। However, they failed to gain large support in early elections. इनको कुछ इतना ज्यादा खास पॉपुलैरिटी मिली नहीं अर्ली इलेक्शंस में। अब एक और पार्टी थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने की इलेक्शंस जीते भी किसी किसी स्टेट में। देखते हैं जरा फिर वो इलेक्शंस कैसे रहे और क्या क्या चला आगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई वाज द ओल्डेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। ठीक है, तो ओल्डेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के अंदर यही है। इट इनिशियली एडवोकेटेड फॉर वायलेंट रेवोल्यूशन। स्टार्टिंग में तो इसने क्या किया, बहुत ज्यादा वायलेंट रेवोल्यूशन चलाए, इंस्पायर्ड बाय जैसे कि रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए। लेटर जो सीपीआई थी उसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर। तो 1957 में जो सीपीआई थी उसने पहली सरकार बनाई, अपनी कम्युनिस्ट सरकार बनाई। कहां पे बनी बेटा ये सरकार, केरला में बनी। सीपीआई स्ट्रांगली फोकस करती थी लैंड रिफॉर्म्स, वर्कर्स राइट और अपलिफ्टमेंट ऑफ पीजेंट्स एंड पुअर्स। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड जो सोशलिस्ट पार्टी है उनके कुछ आइडियल सेम से थे। तो केरला में इनकी सरकार बनती है। हालांकि ये जो सरकार थी वो बहुत शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 356 को कांग्रेस के द्वारा इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और यहाँ की जो सरकार थी उसको गिरा दिया जाता है, और जो कंट्रोल है वो यहाँ का भी अल्टीमेटली कांग्रेस के हाथ में ही आ जाता है। अब देखते हैं भारतीय जनसंघ के बारे में बात करते हैं। भारतीय जनसंघ की ये आज के टाइम पीरियड में कौन सी पार्टी है, पहले तो मुझे ये भी बता देना। और भारतीय जनसंघ को फाउंड किया गया था 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। इट वाज द पॉलिटिकल आर्म ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो आरएसएस जो था ना, इसमें से मतलब उस टाइम पीरियड से ही बहुत ज्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट रहा था। जनसंघ का ऐसा मानना था कि प्रमोशन ऑफ हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म, कि हमें हिंदू कल्चर नेशनलिज्म को लेकर आना चाहिए, इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चर और वैल्यूज को प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। इट अपोज द अपीजमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। इनको नहीं पसंद था कि भाई रिलीजियस माइनॉरिटी को खुश करने के लिए आप बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हो। एंड सपोर्टेड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इन्होंने बोला कि यूसीसी लागू करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए हमें, जिसके बारे में हम आज भी बहुत सारी डिबेट्स देखते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए, सबके लिए सेम लॉ सेम पॉलिसीज होनी चाहिए। द पार्टी अट्रैक्टेड मेनली, जो पार्टी थी वो मेनली किस किस चीज को अट्रैक्ट करती थी, ट्रेडर्स को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, और कंजर्वेटिव सेक्शंस जो थे सोसाइटी के उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि ट्रेडिशन से जुड़े रहने की बात करती थी। अब बात करते हैं अगली पार्टी की, जो थी स्वतंत्रता पार्टी। ठीक है, तो अब ये जो स्वतंत्रता पार्टी है, द स्वतंत्रता पार्टी वाज फाउंडेड इन 1959। 1959 में इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। लीडर कौन थे, सी राजगोपालाचारी। इट अपोज द सोशलिस्ट एंड सेंट्रलाइज पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस। इनको सोशलिज्म वाली पॉलिसी इतनी पसंद नहीं थी कांग्रेस की, सेंट्रलाइज पॉलिसी उतनी पसंद नहीं थी। तो स्वतंत्रता पार्टी यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करती थी कि इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, फ्री एंटरप्राइज होनी चाहिए, और गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम होना चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की। तो थोड़ा थोड़ा सा आप देख सकते हो किसकी तरफ झुक रहे हैं, कैपिटलिज्म की तरफ झुक रहे हैं। इट अट्रैक्टेड सपोर्ट फ्रॉम, इनको कहां से सपोर्ट मिलेगा, जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स हैं, बिजनेसमैन है, और अपर क्लास फार्मर जो है उनसे इनको सपोर्ट मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
ओके, चैप्टर 3 है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब ये जो चैप्टर है ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो इसको फटाफट से कवर करेंगे ताकि हमारे जो भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से पूछे जाते हैं या यूजुअली जो 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट हो जाए। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे पॉस्को केस का एंड उड़ीसा में, एंड पॉलिटिकल कंटेस्टेशन होती है। देखो क्या होता है, उड़ीसा में ना रिच आयरन ओर रिजर्व थे, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और जो इन्वेस्टर्स थे बेसिकली उनका ध्यान गया उड़ीसा की तरफ। बट यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनको डर था कि अगर यहाँ पे माइनिंग शुरू करी जाएगी तो उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और यहाँ के जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो भी कंसर्न थे इस बात को लेकर कि अगर यहाँ माइनिंग शुरू हुई तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। द केस हाईलाइटेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड ट्रेडिशनल और एनवायरमेंटल राइट्स, showing that in a democracy such decisions must balance different interests and have the approval of elected representatives। ठीक है, तो सबको यहाँ पे मतलब मेनली यही कहना था सबका कि हमें क्या करना चाहिए, जो सबके इंटरेस्ट के बारे में सोचते हुए चलना चाहिए। बट इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट चॉइसेस वर मेंट टू फॉलो अ शेयर्ड नेशनल विजन, कि उस समय में फोकस किया जाता है कि भाई नहीं, अब हमें देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, हमें भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना होगा और एक नेशनल शेयर्ड विजन होना चाहिए हमारा, और आइसोलेटेड डिसीजंस नहीं रखने चाहिए हमें कि पर्टिकुलर किसी एक ट्राइबल कम्युनिटी के बेसिस पे हम अपने पूरे इकोनॉमी को शेप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मॉडल्स रखे गए डेवलपमेंट के, 2 मॉडल्स थे हमारे सामने बेसिकली, एक तो था कैपिटलिस्ट और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट मॉडल वाज वाइडली फॉलोड बाय यूएसए, ठीक है, और ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट में भी हमें देखने को मिलता था, यूरोप में भी मतलब बेसिकली देखने को मिलता था। और वही बात करें अगर सोशलिज्म की, तो इट वाज वाइडली फॉलोड इन सोवियत यूनियन, इंडिया का काफी अच्छा दोस्त यानी जो यूएसएसआर था, वहां पे इसको फॉलो किया जाता था। तो 2 मॉडल्स थे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने कि हम या तो इसको चूज करें या तो इसको चूज करें, ठीक है। तो अब कैपिटलिज्म में क्या होता है कि फ्री मार्केट्स होती हैं, स्टेट का कम कंट्रोल होता है, बिजनेसमैन और जितने भी बिजनेस होते हैं स्पेशली उनके लिए थोड़ी ज्यादा फ्रीडम होती है। वहीं सोशलिज्म के अंदर क्या होता है, जो सरकार है वो जो प्री वेलफेयर पॉलिसीज है उनको प्रोवाइड करवाती है, और साथ साथ में जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको भी प्रोवाइड करवाना सरकार का काम होता है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है, वहीं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस इनके बीच में होते हैं। लीडर्स लाइक नेहरू, जितने भी मतलब अलग अलग लीडर्स थे उनके अलग अलग विचार थे। जैसे नेहरू की अगर हम बात करें तो वो सोशलिस्ट पार्टी की बात करें या फिर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें इंडिया में, तो ये सब सोवियत मॉडल से ज्यादा इंप्रेस थे, ठीक है। इन सबको कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा लग रहा था, सोवियत मॉडल, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो कंट्रोल था वो स्टेट का था, ठीक है। और देयर वर वेरी फ्यू सपोर्टर, उस टाइम पीरियड में बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो कि इस मॉडल को सपोर्ट करते थे, यूएसए वाले कैपिटलिज्म वाले मॉडल को सपोर्ट करते थे। बट फिर भी इंडिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ, और हमने दोनों ही तरीके के प्रिंसिपल में से जो जो चीजें हमें अच्छी लगी वो हमने उठाई। तो प्लानिंग कमीशन की स्टैब्लिशमेंट करी जाती है मार्च 1950 में। गवर्नमेंट का एक रेजोल्यूशन लिया जाता है, हालांकि नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हैड एन एडवाइजरी रोल विद इट्स रिकमेंडेशन टेकिंग इफेक्ट ओनली आफ्टर द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल। तो मतलब इसकी रिकमेंडेशंस पे कभी काम होगा जब यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर देगा उसके बाद। तो ये रिस्पॉन्सिबल था इंडिया की नेशनल प्लान्स को बनाने के लिए, पॉलिसीज को बनाने के लिए, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, गाइडेड बाय किस चीज से गाइडेड थे ये लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, ताकि इक्वल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिले लोगों को और जितने भी रिसोर्स हैं फॉर द गुड कॉमन, हर किसी को उस तक एक्सेस मिले, एंड प्रिवेंटिंग वेल्थ कंसंट्रेशन, कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ही ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए। इट डिसाइडेड प्रायोरिटीज, इन्होंने सोचा कि हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पे काम करना है, सेकंड में किस पे काम करना है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने सोचा कि एग्रीकल्चर पे काम करना है, फिर इंडस्ट्री पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ केयर पे काम करना है, ट्रांसपोर्टेशन पे करना है। तो मेनली ये जो 5 ईयर प्लान थे उनके जरिए ही ये चीजें करी जाती थी। बट 2015 में क्या होता है, यहाँ पे चेंज आता है। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, जब आप अभी यहाँ से पूरा ये चैप्टर कवर कर लो तो आप जाना टेलीग्राम पे, इसका पीडीएफ पड़ा हुआ है, वहां से देखना, 4-5 पेज के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है मैंने, और बहुत ब्यूटीफुली वहीं से क्वेश्चन फंसेगा, उससे बाहर आएगा नहीं। या फिर आप इस वीडियो को देख ले रहे हो तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो 2015 में क्या होता है, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। इसके बाद नीति आयोग आ जाता है टू मीट चेंजिंग नीड्स की, जैसे जैसे इवॉल्विंग नीड्स है उनको पूरी करने के लिए, और तब से अभी तक नीति आयोग ही फंक्शनल है, ठीक है। नीति की फुल मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अब देखो जरा बॉम्बे प्लान, तो बॉम्बे प्लान था क्या, इसको प्रेजेंट किया जाता है 1944 में बाय लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रीज, उस समय में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के बड़े बड़े उनके द्वारा। बहुत अनयूजुअल, ये अनयूजुअल था बिकॉज बिजनेस लीडर्स हु टिपिकली सपोर्टेड फ्री मार्केट्स कॉल्ड फॉर सिग्निफिकेंट स्टेट इंटरवेंशन। अब यहाँ पे एक चीज क्या अमेजिंग देखने को मिली कि वो लीडर्स, वो बिजनेस लीडर जो कि टिपिकली सपोर्ट करते थे कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, अब वो यहाँ पे कह रहे थे कि स्टेट को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए, उनको भी
थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इट प्रपोज द प्लान्ड इकोनॉमी वेयर द गवर्नमेंट वुड टेक द लीड। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक ऐसी इकोनॉमी को प्रपोज किया जहां पे, एक ऐसी इकोनॉमी लेकर आए जहां पे जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप तो हो रही होंगी बट जो गवर्नमेंट है वो उसको लीड कर रही होगी। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। दिस शो दैट इवन प्राइवेट इंडस्ट्रीज, इससे ये समझ में आता है कि उस समय में भी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे वो भी बिलीव करते थे फ्री मार्केट पे, बट वो चाहते थे कि वो अकेले ना चले, अलोन वर इनसफिशिएंट फॉर इंडियाज ग्रोथ आफ्टर द colonial rule. The plan became one of the earliest documents advocating economic planning as an essential for the national's future progress. तो ये चीज पता चल गई थी कि हमारे देश के फ्यूचर की प्रोग्रेस के लिए हमें जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो अच्छे से करनी होगी और सरकार भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो अर्ली 5 ईयर प्लान जो चलते हैं, अर्ली इनिशिएटिव्स जो चलते हैं, तो इंडिया अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान लाइक द यूएसएसआर मॉडल। हमने कहाँ से लिया था, मतलब ऑलमोस्ट हमने कहाँ से ये चीज का आइडिया लिया था, यूएसएसआर से लिया था। गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया एक डॉक्यूमेंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर 5 ईयर्स। बजट को डिवाइड किया गया प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पे कि ये चीजों पे तो हमें खर्च करना ही करना है और ये चीजें नॉन प्लान है हमारे सामने आ सकती है, तो वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन दीज थिंग्स। हेल्प गवर्नमेंट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। और इससे क्या हुआ, सरकार को एक पूरा एक आइडिया मिल पाया कि अगले 5 साल के लिए हमें किस चीज पे फोकस करना है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ते हैं, इन्हीं 3 से क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, तो इसको फटाफट से कवर करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 के बीच में इंडिया को गरीबी से निकालने के लिए इसमें कोशिश करी जाती है और जो कॉलोनियल रूल चलता आया था उससे बाहर निकलने के लिए। तो ये मेनली फोकस करता है फूड और एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट पे। और यहाँ पे जो मेन इकोनॉमिस्ट थे वो थे के.एन. राज। इसने जो आइडिया था वो फॉलो किया था हैसन स्लोली, मतलब आराम आराम से हमें करना है यहाँ पे प्रोग्रेस, टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, प्रायोरिटाइजिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट लेकर आने हैं, लैंड रिफॉर्म्स लाने हैं, डैम्स बिल्ड करने हैं, लाइक भाखड़ा नांगल डैम जो था वो बिल्ड करा गया। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाज सीन एज अ वाइटल टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वाइल एफर्ट्स वर मेड टू रेज नेशनल इनकम थ्रू सेविंग्स, बोला गया कि भाई सेविंग्स के जरिए हमें अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाना होगा। दो लो इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट मेड दिस डिफिकल्ट, हालांकि उस समय में बहुत लो इनकम थी लोगों की और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, तो ये चीजें बहुत डिफिकल्ट थी हमारे लिए। द प्लान लेड द फाउंडेशन फॉर सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर एंड मूव इंडिया टुवर्ड्स द फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम आगे बढ़ पाए सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ फूड ग्रेन्स में, खाने पीने की हमारे पास कोई दिक्कत ना हो। तो प्रोग्रेस वाज स्लोअर देन होप्ड, मतलब जितना सोचा गया था उससे काफी ज्यादा स्लो थी प्रोग्रेस, बट हमें एक आइडिया मिला और हमने इसमें वर्क किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर 51 से लेके 56 के लिए। अब 56 से लेके 61 के लिए सेकंड 5 ईयर प्लान आएगा, तो इस पे फोकस किया जाएगा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे यहाँ पे फोकस किया गया। सेकंड 5 ईयर प्लान के जो मेन इकोनॉमिस्ट थे वो थे पीसी महलनोबिस। यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी गई और बोला गया कि हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है, लाइक स्टील, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मशीनरी। और इसने कौन सा पैटर्न ऑफ सोसाइटी को यहाँ पे प्रमोट किया, सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी को, वेयर गवर्नमेंट यहाँ पे की रोल प्ले करेगी, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन विद हाई टैरिफ्स एंड एक्सपैंडेड द पब्लिक सेक्टर एरियाज इन लाइक पावर, कम्युनिकेशन एंड स्टील, इन सारी चीजों को भी आगे बढ़ाया। द प्लान इज स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो प्लान था इसमें किसको स्ट्रेंथन करने की बात करी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की बात करी गई, एंड मेड इंडिया मोर सेल्फ रिलायंट इन क्रिटिकल सेक्टर्स। तो अब इंडिया वो क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर भी आगे बढ़ रहा था, बट जो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस थी ऑन कॉस्टली इंपोर्ट्स अभी भी वो वैसे ही की वैसी ही थी कि हमें मेन चीजें बाहर से इंपोर्ट करके मंगानी पड़ती थी। एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट किया गया था इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि ज्यादातर फोकस किस पे था, इंडस्ट्रीज पे था। वाइडनिंग द अर्बन रूरल गैप, तो इससे क्या हुआ, अब जो अर्बन और रूरल गैप था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अर्बन एरियाज के लोग बनने लग गए रिच और रूरल एरियाज के लोगों की इनकम हो गई डिक्लाइन। फूड शॉर्टेज देखने को मिली और रूरल डिस्ट्रेस हमें देखने को मिला ड्यू क्रिटिसिज्म इन इट्स इंडस्ट्री फर्स्ट अप्रोच। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो क्रिटिसिज्म था वो कहां से आया, फार्मर्स की तरफ से। अब थर्ड 5 ईयर प्लान इज नॉट वेरी डीपली टू अंडरस्टैंड, हमें यहाँ पे सिर्फ ऊपर से आइडिया लेना है कि कंटिन्यू द सेम इंडस्ट्रियल फोकस, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल फोकस रखा गया, बट फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई थी। 61 से 66 का जो टाइम पीरियड था वो भी बहुत क्रिटिकल था। 2 वॉर्स होती है बेटा, 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी। इवन वी लॉस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इस समय में इन चीजों पे फोकस करा गया था।
अब आगे बात करते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की, केरला मॉडल की। तो केरला शोड दैट डिसेंट्रलाइज प्लानिंग यानी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लैंड रिफॉर्म से फोकस करना बहुत इफेक्टिव हो सकता है। केरला से हमने देखा डिस्पाइट लो इनकम, कम इनकम के बाद भी केरला ने हाई लिटरेसी अचीव करी, लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था और बेटर हेल्थ केयर थी। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यहाँ पे अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। की कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, अब जैसे की बात करें कुछ क्रिटिक्स थी जैसे जेसी कुमारप्पा एंड चौधरी चरण सिंह, इन्होंने अर्ज किया कि ग्रेटर फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर पे होना चाहिए। वाइल जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको ऐसा लगता था कि भाई ऐसे तो काम नहीं बनेगा, सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज की टू ओवरकमिंग पॉवर्टी। तो इनको ऐसा लगता था चौधरी चरण सिंह एंड जेसी को कि भाई अगर हम ज्यादा फोकस इंडस्ट्रीज पे करने लग जाएंगे तो फिर हमारी जो गरीबी है वो और ज्यादा बढ़ेगी रूरल एरिया में। तो इंडिया का जो मॉडल था बेसिकली वो एम करता था कि हम मिक्स रिजल्ट पे चले, दोनों ही चीजों पे फोकस करते हुए चले। अब क्या होता है, फूड क्राइसिस आता है 1960s के दौरान, ड्राउट आ जाता है 65 से 67 के बीच में, जो हमारी फसल है वो खराब हो जाती है पूरी की पूरी और अच्छी हार्वेस्ट हमें मिलती नहीं है। तो फूड शॉर्टेज हो जाता है बहुत ज्यादा, स्पेशली इन बिहार में कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, मॉल न्यूट्रिशन होता है, फेमीन जैसी कंडीशन आ जाती है और हाई डेथ रेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इससे हमारे ऊपर कुछ और यहाँ पे ऑप्शन बचा ही नहीं एंड हमें इम्पोर्ट करना पड़ा खाना, कहाँ से, यूएसए, और इनकी जो फॉरेन एड थी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। इस टाइम पीरियड में भी जो कन्वर्जन रेट था ना उसमें चेंजेस आए थे। यूएस डॉलर से रुपी में जो कन्वर्जन रेट है उसमें 7 रुपीज का करीबन जो चेंज था उसमें डिफरेंस आया था। हाईलाइटेड द नीड फॉर फूड सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, अब आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया ताकि फूड क्राइसिस से बाहर निकला जाए और जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको अचीव किया जाए। तो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स जो थे, जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड इरिगेशन, प्राइस गारंटी टू फार्मर्स, ये सारी चीजें करी गई। बट इसका भी चक्कर क्या था कि ये ना इसने भी इनइक्वालिटीज क्रिएट कर दी रीजन्स के बीच में और सोशल क्लासेस के बीच में। जो रिच फार्मर थे उन तक तो ये सारी चीजें पहुंच गई और वो और ज्यादा रिच हो गए, बट जो पुअर फार्मर थे या जो लैंडलेस फार्मर थे उनको इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसने कुछ ही एरिया के लोगों को फायदा पहुंचाया, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे जो एरिया थे वहां पे एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी देखने को मिली, बाकी के रीजन्स में इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया गया। उसके बाद आता है व्हाइट रेवोल्यूशन या मिल्क रेवोल्यूशन के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। तो इसको वर्गीस कुरियन के द्वारा और अमूल मूवमेंट के नाम से भी हम जानते हैं, वर्गीस कुरियन के द्वारा लीड किया गया था ताकि मिल्क की प्रोडक्शन बूस्ट करी जा सके और जो पुअर फार्मर्स है उनको हेल्प करी जाए कि उनके पास एक रेगुलर इनकम आए। सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए गए फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल जो है एनडीसी की बात करें तो यहाँ पे 6 अगस्त 1952 को ये एस्टैब्लिश करी जाती है बाय प्राइम मिनिस्टर, वाज द टॉप बॉडी फॉर द डेवलपमेंट डिसीजन मेकिंग। और इसके जो मेंबर्स थे इसके अंदर पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नीति आयोग के मेंबर्स भी थे। तो एनडीसी का मेन एम क्या है, वो सपोर्ट करते हैं नेशनल प्लानिंग को और ऑप्टिमाइज करते हैं रिसोर्स यूज को, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छी तरीके से यूज करना है। इनका 5 ईयर प्लान की तरह मॉडल नहीं है। इनका जो मेन मॉडल है वो क्या है, आफ्टर नीति आयोग क्रिएशन एनडीसी मेट ओनली 5 टाइम्स, 5 बार ही इनकी मीटिंग हुई है, वाज प्रपोज फॉर डिसोल्यूशन एंड एज इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी। तो ये भी चीज याद रखनी है कि आपको ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो नीति आयोग के बारे में जो क्वेश्चन आता है ना वो देख लेते हैं मेनली। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको एस्टैब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015 को और रिप्लेस कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन को, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही इसके चेयरपर्सन थे। ये दोनों ही चीज में कॉमन है, प्लानिंग कमीशन में भी यही चीज थी। फिर उसके बाद वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करें तो करंटली सुमन बेरी जो है वो इसके वाइस चेयरमैन है। एंड आगे देखते हैं जरा कि जो इसके मेंबर्स थे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एक्सपर्ट्स, यूनियन मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे जो अप्रोच है वो क्या है, प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड बॉटम अप प्लानिंग, यानी नीचे से शुरू करके ऊपर जाएंगे। बट वहीं पे जब हम 5 ईयर प्लानिंग की बात करते हैं तो अप टू बॉटम यहाँ पे जो चीजें थी वो चलती थी कि पहले हम बड़ी चीजों पे देखेंगे फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। ओके, तो की फंक्शन इसके डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, विलेज लेवल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं और इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं। यू कैन रीड दीज थिंग्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, चैप्टर 4 जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में बात करता है। तो इफ यू आर समवन जो आप बहुत ज्यादा मतलब कीन रहते हो, इंटरेस्टेड रहते हो बाहर के रिलेशंस के बारे में जानने के लिए इंडिया के साथ, तो आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग अ चैलेंजिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो इंडिया को आजादी कब मिली थी बेटा, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। कैसे, क्योंकि 1939 से शुरू होकर 1945 तक हमारी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो चल रही थी। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, 45 के बाद वाला पीरियड क्या बोलेंगे हम उसको, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड। तो उस समय में इंडिया को 1947 में आजादी मिलती है। शेपिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी
अब यहाँ पे हमें एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी थी जो कि पीस पे, पॉवर्टी रिडक्शन पे और इस चीज पे फोकस करे कि जो कॉलोनियल डिस्प्यूट्स हैं वो ना के बराबर हों, ठीक है, गाइडेड बाय रिस्पेक्ट फॉर सुवेरेनिटी एंड पीसफुल कोऑपरेशन। अब प्रॉब्लम क्या थी, 1945 के बाद भी सिचुएशन सुधरी नहीं थी। 1945 से लेकर 1991 के टाइम पीरियड की बात करें तो कोल्ड वॉर एरा चलता है और एक ऐसी ग्रेट टसल चल रही होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि अगर आप एक ऐसी कंट्री हो जो अभी अभी आजाद हुए तो उसके सर पे लोग बैठे हुए हैं कि या तो आप यूएसए को ज्वाइन करो या तो आप यूएसएसआर को ज्वाइन करो। और इंडिया उतना ज्यादा उस टाइम पीरियड में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो चॉइस क्रिएट कर पाए कि हमको एक ही जगह को सपोर्ट करना है। हाउएवर हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम पीरियड में वो इतना ज्यादा स्किल थे और इतना ज्यादा उनके अंदर दिमाग था कि उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें कैसे सही तरीके से बच के रहना है इस टसल से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज गाइडेड बाय आर्टिकल 51। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हमारा है आर्टिकल 51, जो कि क्या कहता है, विच कॉल्स फॉर प्रमोटिंग पीस। बेटा याद रखना, कई बार एजर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है हमें, ठीक है। तो प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेनिंग जस्ट रिलेशंस, कि हमें अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं, रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल लॉ एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से जो डिस्प्यूट्स है उनको सुलझाना है। These ideas shaped India's early approach to the world and emphasizing peace, respect and non-interference through Cold War realities sometimes made them hard to follow fully। तो कई बार क्या हुआ, कई बार हम इस आर्टिकल 51 को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट होते रहता था कि या तो आप इस ब्लॉक को ज्वाइन करो, उस ब्लॉक को ज्वाइन करो। तो बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, कि हम नॉन इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, पर कई बार हमें हेल्प करनी पड़ती थी दूसरी कंट्रीज की ना चाहते हुए भी। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, अब क्या होता है, हम एक रास्ता निकालते हैं और इंडिया जैसे और देश जो है वो मिलकर साथ में आते हैं और नाम को इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। तो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो थी नॉन अलाइनमेंट वाली, कि हम किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, स्टेइंग आउट ऑफ यूएसए लेड नाटो एंड यूएसएसआर लेड वार्सो पैक्ट व्हाइल कीपिंग द फ्रीडम टू मेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे पूछा था, आपने सारे क्वेश्चन का आंसर किया, बट मुझे ये नहीं बताया कि जो नाटो था उसकी फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुई थी। अभी मुझे बताओ जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि नाटो की फॉर्मेशन कौन सी ईयर में हुई थी। ओके, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ताकि हम ले सके, और रूटेड इन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, कि यहाँ पे सारे जो देश थे वो ऐसे ही थे जो एक समय में कॉलोनी हुआ करते थे किसी ना किसी देश की, तो हम सब इसके अगेंस्ट थे। लाइक नेहरू थे इसमें, जो कि बिलीव करते थे न्यू नेशन शुड अवॉइड सुपर पावर, कि हमें सुपर पावर राइवलरी के बीच में नहीं फंसना है। विद द कोल्ड वॉर स्टार्टिंग एट इंडिपेंडेंस, नॉन अलाइनमेंट वाज की टू प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी, प्रमोटिंग पीस एंड सपोर्टिंग डीकोलोनाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन एशिया एंड अफ्रीका, making it a central pillar of India's foreign policy and a source of leadership among newly independent nation। तो ये एक ऐसा पिलर बन चुका था हमारे लिए कि जितने भी हमारे जैसे और भी बेचारे देश हैं उन सबको भी इससे आजादी मिलेगी और एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा कि उनको किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। नेहरू का क्या रोल रहता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नेहरू थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के एंड फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे 1946 से लेकर 64 के बीच में, याद रखना इस चीज को। इन्होंने ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया विद 3 की गोल्स। यहाँ पे 3 की गोल थे कि हमें क्या करना है, सोवरेनिटी को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, की हमारा जो देश है उसकी जो बाउंड्री है उसकी इंटीग्रिटी को बना के रखना है, एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की इकोनॉमिक जो तरीके हैं मतलब इकोनॉमिकली भी हमें डेवलप करना है, ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाए। तो ही बिलीव दीज कुड बी बेस्ट अचीव, ये सिर्फ तभी अचीव हो पाएगा जब हम नॉन अलाइन रखेंगे, मतलब बाकी किसी भी ब्लॉक से ज्वाइन नहीं होंगे। अवॉइडिंग अलाइनमेंट विद आइदर, चाहे तो यूएस की बात करें चाहे यूएसएसआर ब्लॉक की बात करें, तभी अगर हम इस प्रेशर से बाहर रहेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, आगे पीसफुली इंडिपेंडेंस और इक्वल फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा पाएंगे ग्लोबल अफेयर्स के अंदर। तो डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, दोनों ही कैंप से हम डिस्टेंस रखते हैं कोल्ड वॉर के दौरान, यूएसए से भी और यूएसएसआर से भी। बट नेहरू की बात करें अगर हम, या फिर इंडिया की बात करें, स्टेट नॉन अलाइन टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इट्स फॉरेन पॉलिसी एम्ड एट प्रमोटिंग पीस थ्रू नॉन अलाइनमेंट। हमारा जो मेन फोकस था उस टाइम पीरियड में वो क्या था कि हमें नॉन अलाइनमेंट के जरिए आगे बढ़ना है, प्रमोटिंग पीस को प्रमोट करना है, टेंशन कम करने की कोशिश करनी है, और जो यूएन का पीस कीपिंग मिशन है उसके अंदर भी अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। बैलेंसिंग रिलेशंस वाज डिफिकल्ट, दोनों ही साइड में रिलेशंस को बैलेंस करके चल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये वैसी सिचुएशन है, आप ऐसा मान सकते हो कि आपके 2 फ्रेंड्स हैं एंड दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बुरी लड़ाई हो चुकी है, एंड अब आपके ऊपर, अब जो एक फ्रेंड है वो बोलता है कि आप मेरे से बात करो, दूसरा फ्रेंड जो है वो बोलता है कि आप मेरे से बात करो, और आप बीच में फंस के रह गए कि आप करो तो करो क्या, ठीक है। हाउएवर आपको आपके मन में तो कहीं ना कहीं होता ही है ना कि ये वाला जो फ्रेंड है वो ज्यादा अच्छा है, तो कई बार हम यूएसएसआर का साथ दे जाते थे, ठीक है। बैलेंसिंग रिलेशंस वाज डिफिकल्ट, इंडिया स्ट्रांगली अपोज ब्रिटेन्स अटैक ऑन इजिप्ट। अब
सारी चीज़ों को बैलेंस करके रख पाना बड़ा मुश्किल था। बट अब देखो इंडिया, अब होता क्या है कि इंडिया ने स्ट्रांगली अपोज किया, ब्रिटेन ने अटैक किया इजिप्ट पे 1956 में और पूरी तरीके से यहाँ पे अपोज किया इस चीज़ को, बट अवॉइडेड ओपनली क्रिटिसाइजिंग द यूएसएसआर। बट वहीं पे जब हमारा वो वाला जो दोस्त था जो हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है, यूएसएसआर, उसने जब इन्वेजन किया हंगरी पे, तब हमने कुछ नहीं बोला, वाइल मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड टाइज विद बोथ। तो हमने दोनों ही ब्लॉक के साथ क्या करा, अपने रिश्ते मेंटेन करके रखे। पाकिस्तान ने यूएस अलायंस एक तरीके से कंप्लीटली ज्वाइन कर ही लिया था, ऐसा मान के कह सकते हो आप। और इंडिया की जो क्लोजनेस थी वो थोड़ी सी यूएसएसआर के साथ ज्यादा थी लेटर, और इसकी वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस भी थोड़े से इंपैक्ट हो गए थे। अब ये वाला दोस्त कभी तो इसको पता चलेगा ही ना कि आप पीछे पीछे किसकी हेल्प कर रहे हो, तो इसको थोड़ा सा हेल्प यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगा, हर्ट हुआ, तो फिर ये हमारे रिलेशंस के साथ उतने अच्छे नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं अफ्रो एशियन यूनिटी की तरफ। तो जवाहरलाल नेहरू बिलीव करते थे इंडिया को लीन करना चाहिए एशिया और अफ्रीका की यूनिटी में, और ये जो कॉलोनियलिज्म यहाँ पे चला है इसके अगेंस्ट हमें बात करनी चाहिए, फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करना चाहिए, डी कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए, रेशियल इक्वालिटी लेकर आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि रंग के बेसिस पे भेदभाव हो रहा हो। तो इंडिया ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस ARC को 1947 के अंदर करवाया, बैक इंडोनेशियाज इंडिपेंडेंस 1949, अपोज अपार्थेड साउथ अफ्रीका में जो चल रहा था उसको भी अपोज किया, और एक की रोल प्ले किया बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जो कि 1955 में हुई अफ्रो एशियन यूनिटी को लेकर। बांडुंग लेटर इंस्पायर्ड द फॉर्मेशन, इसी के बाद से ही नाम की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। कब? 1961 में नेहरू इसके फाउंडर बनते हैं, और उनके साथ साथ 4 और फाउंडर्स थे, 4 और कंट्रीज के फाउंडर्स थे, वो आपको मुझे बताना है जल्दी से कमेंट के अंदर कि कौन कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते थे। घाना, इजिप्ट, ठीक है, बताओ उनके नाम क्या थे। यूनाइटिंग न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। अब आफ्टर चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट स्टेट इन 1949, चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका था 1949 में, और इंडिया क्विकली रिकॉग्नाइजेस इट्स गवर्नमेंट एंड नेहरू होप फॉर लास्टिंग फ्रेंडशिप। इंडिया को ऐसी उम्मीद थी कि भाई चाइना से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, एंड चाइना अच्छा ही दोस्त है हमारा, हमारे साथ क्यों गलत करेगा। बट इन 1954 में हम लोगों ने क्या किया, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पंचशील एग्रीमेंट भी साइन कर लिया कि चलो भाई एक सेफ साइड हो जाएगा। प्लेजिंग सोवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 5 प्रिंसिपल्स थे भाई, एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, नॉन एग्रेशन मतलब कभी भी लड़ने वड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस एक दूसरे के पॉलिटिकल मैटर्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, और साथ साथ जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है उसको बढ़ाएंगे, शांति से साथ में रहेंगे। लीडर्स एक्सचेंज विजिट्स, लीडर्स आते जाते रहे, एंड रिलेशन सीम कॉर्डियल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दो टेंशंस ओवर तिब्बत परसिस्टेड, अभी भी चाइना जो था वो तिब्बत के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, और वो टेंशंस चल ही रही थी। डिस्पाइट वार्निंग्स फ्रॉम लीडर लाइक वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि चाइना की एम्बिशन इज नॉट राइट, नेहरू आपको थोड़ा सा एक्शंस लेने की जरूरत है। बट नेहरू मेंटेन हिज ट्रस्ट एंड हिज फ्रेंडशिप, नेहरू को अभी भी ट्रस्ट था इस बात पे कि नहीं नहीं चाइना ऐसा नहीं करेगा भाई, चाइना तो कुछ भी गलत नहीं करने वाला है, बट हो जाता है वैसा, और चाइना यहाँ पे हमें पीछे पीछे परेशान कर देता है, ठीक है। तो तिब्बत इशू क्या था, तिब्बत इशू में तिब्बत बिकेम अ मेजर कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना क्लेम सोवरेनिटी ओवर तिब्बत, चाइना जो है वो तिब्बत के ऊपर सोवरेनिटी क्लेम कर लेता है, अपना पूरा कंट्रोल जमा लेता है, एंड पूरा कंट्रोल 1950s के एंडिंग तक आते आते यहाँ पे जमा लेता है। तो बहुत सारे तिब्बतन इंक्लूडिंग इनके जो स्पिरिचुअल लीडर थे उस टाइम पीरियड में दलाई लामा, वो चाइनीज रूलर के इस ऑपरेशन को अपोज कर रहे थे, एंड वो भाग के आ जाते हैं इंडिया। इंडिया जब आते हैं दलाई लामा तो उनको असाइलम ग्रांट किया जाता है, यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाता है, और वो धर्मशाला जो जगह है इंडिया के अंदर उत्तराखंड में, वहां पे आके वो रहते हैं। चाइना को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करा है, एंड वो इस बात पे चिढ़ जाता है। लार्ज तिब्बतन रिफ्यूज कम्युनिटीज सेटल्ड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक धर्मशाला, तो बहुत सारे जो उत्तराखंड बोला ना मैंने, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जो जगह है वहां पे बहुत सारे यहाँ पे आके रहने लग जाते हैं तिब्बतन्स जो थे। मेनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज इंक्लूडिंग सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ सपोर्टेड द तिब्बतन कॉज फॉर इंडिपेंडेंस, तो सबने ही लगभग सपोर्ट किया कि आजाद होना चाहिए तिब्बत को, और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को देखते देखते चाइना के मन में ये बात खटक गई, और 1962 के अंदर हम लोग तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे भाई, हम तो बिना वेपन्स के बैठे हुए आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हैं, और उतने में ही अटैक शुरू हो जाता है। 1962 में क्या होता है, जो इंडिया चाइना वॉर है वो शुरू हो जाती है, और इंडिया को एक बहुत बड़ी बैकड्रॉप मिलती है, और हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो इस इन्वेजन के बाद क्या होता है, लद्दाख और नेफा वॉर्सन, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन थी, नेफा यूजुअली वो वाले स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंटियर स्टेट से उनको हम बोलते थे। और आफ्टर ग्रांटिंग असाइलम टू दलाई लामा इन 1959, अक्टूबर 1962 में अटैक कर देता है चाइना दोनों ही बॉर्डर्स पे। वी आर अनप्रिपेयर्ड, हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, हैवी डिफीट मिलती है हमें, और चाइना की जो फोर्सेज है वो लार्जली इन एरियाज को ऑक्यूपाई कर लेती हैं बिफोर डिक्लेयरिंग अ यूनिलेटरल सीज फायर। द वॉर शॉक्ड द नेशन,
पूरे ही नेशन को झटका लगा, नेहरू की इमेज बहुत खराब हुई एंड ड्यू क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैंडलिंग। तो लोग सवाल उठाने लगे कि नेहरू जी आप तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। इट लेड टू मिलिट्री रिफॉर्म्स, रेजिग्नेशन ऑफ टॉप कमांडर्स, बहुत सारे टॉप कमांडर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यहाँ पे रिजाइन भी कर दिया। अब क्या होता है, वेस्टर्न पावर्स जो थी हमारी, जो उन लोगों ने उस टाइम पीरियड में थोड़ा डिफेंस सपोर्ट भी हमें प्रोवाइड किया। अब सीनो इंडियन रिलेशंस आफ्टर 1962 के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस कुछ अच्छे होते नहीं है, विद डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर्ड ओनली इन 1976 में तो हम बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। बात भी नहीं करी थी हमने जब तक 1976 में बातचीत शुरू होती है। एफर्ट्स टू रीबिल्ड ट्रस्ट, कोशिश करी जाती है कि चलो दोबारा से ट्रस्ट रीबिल्ड करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विजिट करते हैं 1979 में जाके, एंड प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट उस टाइम पीरियड में राजीव गांधी 1988 में जाकर विजिट करके आते हैं, विच मार्क द मेजर स्टेप टुवर्ड्स द नॉर्मलाइजेशन, जब थोड़ी थोड़ी सिचुएशन ठीक होती है। बोथ साइड्स फोकस ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पीसफुल डायलॉग, साइनिंग एग्रीमेंट्स टू मेंटेन पीस अलोंग एलएसी, की जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके आसपास पूरा शांति वांति बनी रहे, ठीक है। दो टेंशंस एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर परसिस्ट करते हैं, अभी भी चलते हैं। वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा था आफ्टर पार्टीशन। 1947 में जब पार्टीशन होता है तो इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम हॉस्टाइल मेनली ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। कश्मीर के इशू को लेकर यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो जाती है। 1947 से 48 में पहली ही वॉर हो जाती है यहाँ पे, और जो ट्राइबल फाइटर्स हैं वो इन्वेड कर देते हैं कश्मीर पे, और महाराजा जो थे कश्मीर के, उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडिया के साथ तो साइन कर लिया। द मैटर वाज टेकन टू यूनाइटेड नेशन, यूएन में ये मैटर लेकर गया जब हम लोग जाते हैं, तो विच कॉल्ड अ सीज फायर। उसके बाद यहाँ पे सीज फायर होता है और प्लेबिसाइड को बोला जाता है कि अब आपको यहाँ पे प्लेबिसाइड कराना चाहिए, यू हैव टू आस्क द पीपल वेदर दे वांट टू लिव इन इंडिया और लिव इन पाकिस्तान, विच नेवर हैपेंड। तो उसको करवाया नहीं गया ड्यू टू सम रीजंस, वी नेवर नो कि क्यों ऐसा हुआ, तो वहां पे नहीं करवाया गया। 1965 की वॉर हो जाती है पाकिस्तान के साथ, फिर से आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और पाकिस्तान में, फिर से कश्मीर के इश्यूज को लेकर एंड एरियाज लाइक पंजाब को। बोथ साइड सफर्ड हेवी लॉस, दोनों ही साइड में बहुत बुरा हेवी लॉस होता है। द वॉर एंडेड विद ताशकंद एग्रीमेंट, 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, और इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जब जाते हैं ताशकंद में तो उसके दौरान ही उनकी वहां पे डेथ हो जाती है 1966 में, ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन के द्वारा करवाया गया, वेयर बोथ कंट्रीज एग्रीड टू विड्रॉ टू प्री कॉन्फ्लिक्ट पोजीशंस एंड रीस्टोर इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब क्या होता है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में होती है, इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये बहुत पीसफुल है और आज तक बहुत अच्छी तरीके से एग्जिस्ट करती है। हाउएवर हमने जो ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंटली हुआ था, यू हैव टू ऐड दीज रिसेंट थिंग्स, मतलब टीचर को ये देखकर बहुत खुशी मिलती है, दे गिव यू फुल मार्क्स फॉर दैट, कि आप थोड़ा बहुत भी एक क्लास में एक स्टार मार्क करके रिसेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐड कर दे रहे हो, तो उनको लगता है दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज वेरी अवेयर एंड इज वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर जब रिसेंटली हुआ था तो उस टाइम पीरियड में हमने ऐसा देखा था कि इंडिया ने कुछ टाइम पीरियड के लिए वाटर स्टॉपेज लगा दी थी इंडस वाटर में, बट हमेशा से ये जो ट्रीटी है वो बहुत पीसफुल रही। डिस्पाइट टेंशंस एंड इंडिया एंड पाकिस्तान साइन दिस ट्रीटी कंसर्निंग द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, मीडिएटेड किसके द्वारा करवाया गया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया, और ये बहुत सक्सेसफुल वाटर ट्रीटीज जितनी भी है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनमें सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी यही है, ठीक है। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इंडिया अपर स्ट्रीम पे लाई करता है एंड पाकिस्तान लोअर स्ट्रीम पे, तो इंडिया अगर पानी रोक देगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, और इंडिया ऐसा करता नहीं है बिकॉज इंडिया पीस को प्रमोट करना चाहता है एंड पीस एग्जिस्टिंग स्टेट है। ओके, बांग्लादेश वॉर 1971 में होती है। 1971 में टेंशंस पाकिस्तान में बढ़ने लग जाती है एज ईस्ट पाकिस्तान फेस्ड कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है कि तुम्हारे यहाँ जो भी पार्टी जीती हो, आवामी लीग जीती है, हमें इससे मतलब नहीं है, पार्टी तो वही चलेगी जो हमारे यहाँ जीती है, ठीक है। अब ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन हो जाता है, ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जाता है, जिससे मास एट्रोसिटीज होती है, बहुत ज्यादा तबाही होती है, और 10 मिलियन रिफ्यूजी इंडिया चले जाते हैं। इंडिया सपोर्टेड बांग्लादेश फ्रीडम, इंडिया यहाँ पे बांग्लादेश की फ्रीडम को सपोर्ट करने का डिसाइड करता है, स्ट्रगल को सपोर्ट करता है, और दिसंबर 1971 के अंदर वॉर एंड हो जाती है, पाकिस्तान सरेंडर करता है। आफ्टर 13 डेज पाकिस्तान फोर्सेस सरेंडर करती हैं और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। द विक्ट्री स्ट्रेंथेंड इंडियाज रोल इन साउथ एशिया, इसके बाद इंडिया की जो इमेज थी ना वो बहुत अच्छी हो गई साउथ एशिया के अंदर, और ग्लोबल प्रेस्टीज मिली, और दिखाया हमने कि हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो इतनी कम नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है, ठीक है। और अभी तक तो हमने अपना जो न्यूक्लियर
फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था वो करा भी नहीं था, वो तो बाद में किया था। सोचो बिना न्यूक्लियर वेपन के इतना ज्यादा हमने अच्छा परफॉर्म किया। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसकी अगर हम बात करें तो अंडर नेहरू इंडिया प्रमोटेड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से यूज करना है, फॉर डेवलपिंग इन एरियाज लाइक पावर, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। लड़ाई वड़ाई के लिए यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, पर इन सब चीजों के लिए कर सकते हैं। सपोर्टिंग ग्लोबल डिसआर्मामेंट। अब 1974 के अंदर क्या होता है, इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है, और कौन करता है, नेहरू जी की बेटी यानी इंदिरा गांधी फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करवाती है राजस्थान के पोखरण में, जिसका सीक्रेट नेम रखा जाता है स्माइलिंग बुद्धा। जो मेरे स्टूडेंट्स है ना उनको तो ये बात 100% पता होगी, मैंने उनको हजारों बार बता दी है फर्स्ट और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, तो उनको तो अच्छे से रट गया होगा। ज्वाइनिंग द रैंक्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल नेशंस, इंडिया रिफ्यूज टू साइन एनपीटी। इंडिया ने मना कर दिया था कि हम एनपीटी को साइन नहीं करेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें बोला गया है कि 1968 के बाद अगर कोई भी स्टेट न्यूक्लियर वेपन रखने की कोशिश कर रहा है तो उसको न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार नहीं है। उससे पहले जिसने भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर लिया, इट इज वेल एंड गुड, उसके बाद नहीं कर सकते हो। तो ये जो पॉलिसी है वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए इंडिया इन चीजों से दूर ही रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ पे कार्टून भी है बेटा, हिंदी चीनी बाय बाय करके, हालांकि वो तो मैं आपको कार्टून वाले उसमें करवा दूंगी ऑलरेडी कवर। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी को कैसे रिस्टोर किया जाता है। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, नेहरू की डेथ हो जाती है 1964 के अंदर, और अब यहाँ पे ये था कि भाई कैसे लीडर को लेकर आया जाए जिससे कि कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो कंसर्न अरोज ओवर वेदर इंडिया को क्या करना चाहिए, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी कुड सर्वाइव सच अ ट्रांजिशन, कि क्या इंडिया इतनी बड़ी ट्रांजिशन को झेल पाएगी। डाउट्स अबाउट मैनेजिंग पीसफुल डेमोक्रेटिक सक्सेशन इन अ डाइवर्स न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, की पता नहीं यहाँ पे जब एक डेमोक्रेटिक सक्सेशन होगा तो लोग उस लीडर को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत सोचा समझा जाता है। 1960s एक डेंजरस डिकेड की तरह हमारे लिए साबित होता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, इनइक्वालिटी, 1962 की वॉर, 1965 की वॉर, तो a lot of things were going on, ठीक है, at that time period। अब क्या होता है, नेहरू के बाद चूज किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, जो कि काफी ज्यादा नेहरू के क्लोज भी थे एंड बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छा अपना रोल प्ले किया था, लीडरशिप इनकी काफी अच्छी थी। एज पीएम आफ्टर नेहरूज डेथ। अब ये किस लिए जाने जाते थे, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, प्रिंसिपल्ड लीडरशिप के लिए, और इन्होंने एक बार रिजाइन भी कर दिया था रेलवे मिनिस्टर की पोजीशन से, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। शास्त्री जी को यहाँ पे आते ही दो टेंशन का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो फूड क्राइसिस ड्यू टू ड्राउट, पूरी सिचुएशन खराब हो रखी थी। 1971 के टाइम पीरियड मैंने आपको बताया ड्राउट जैसी सिचुएशन चल रही थी, और 1965 के टाइम पीरियड में भी जब वॉर होती है, 62 में भी, तो इन सब चीजों से जूझना बहुत बड़ा टास्क था। 1965 में वॉर हो जाती है। 64 में देखो जो नेहरू हैं वो ही पास अवे, और उसके बाद हम लेकर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। तो उस समय में यहाँ पे जो पाकिस्तान था उसको लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री इज अ वीक लीडर, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने वॉर लॉन्च कर दी। हालांकि यहाँ पे इनका एक मिरेकल स्लोगन था, जो इन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का, ये बड़ा पॉपुलर होता है, और इसके बाद इस स्लोगन की वजह से क्या होता है, इस स्लोगन की वजह से इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है और हम आगे बढ़ पाते हैं, और 1965 में भी जो वॉर थी उसको हम अच्छी तरीके से फेस करते हैं। पास अवे सडनली इन 1966, और पता नहीं 1966 में सडनली इनकी डेथ हो जाती है ताशकंद एग्रीमेंट के बाद, आफ्टर पीस टॉक्स, और आज तक किसी को भी नहीं पता इनकी डेथ का कारण क्या था। अब ज्यादा इनकी मिस्ट्री में मत घुस जाना, ठीक है, अभी तुम्हें पेपर देना है, बाद में देख लेना। फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अब क्या होता है, 1966 में जब ऐसा हुआ तो इंदिरा गांधी आती है, जो कि डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू की। आफ्टर शास्त्री सडन डेथ 1966 में कांग्रेस के अंदर एक और लीडरशिप क्राइसिस आता है। देयर वाज इंटेंस कंपटीशन बिटवीन टू सीनियर लीडर्स इन द पार्टी। दो सीनियर लीडर थे। फर्स्ट वाज मोरारजी देसाई, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बॉम्बे स्टेट के, नाउ महाराष्ट्र एंड गुजरात के, एक्सपीरियंस एंड रिस्पेक्टेड लीडर। फिर उसके बाद दूसरी जो थी वो थी इंदिरा गांधी। She was daughter of Nehru, had been a cabinet minister for information and broadcasting in Shastri's cabinet. तो इनका भी अच्छा खासा रोल था। एंड अब यहाँ के जो लीडर्स थे, बेसिकली जो कांग्रेस थी ना, उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, ग्रुप ऑफ लीडर्स थे, जिनको हम सिंडिकेट के नाम से जानते हैं। और ये सिंडिकेट्स जो थे, इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि ये इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले हैं, बिकॉज शी इज अ फीमेल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अभी वो उनको शी इज इनएक्सपीरियंस, उनको इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो जो उनको जैसा भी बोला जाएगा सिंडिकेट्स के द्वारा वो वैसे वैसे डिसीजन लेंगी, ऐसा परसेप्शन इनके दिमाग में था। बट हुआ ऐसा नहीं। सिंडिकेट सपोर्टेड इंदिरा थिंकिंग शी वुड बी इजी टू इन्फ्लुएंस। उनको लगा कि
इनसे तो जैसा बोलेंगे वैसा वैसा चलेंगी। इन अ सीक्रेट बैलेट इंदिरा गांधी को यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के साथ जिता भी दिया जाता है एंड बिकेम इंडियाज थर्ड प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की तीसरी प्राइम मिनिस्टर और इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनके सामने आती है। दिस पीसफुल इंटरनल इलेक्शन शोड डेमोक्रेटिक मेच्योरिटी की कैसे डेमोक्रेटिकली मेच्योर तरीके से यहाँ पे डिसीजन लिया गया। दो कंसिडर्ड वीक इनिशियली, स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी को वीक समझा गया, बट इंदिरा गांधी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लीडर की तरह आगे बढ़ती हैं। इंदिरा गांधी वर्स एज प्राइम मिनिस्टर, अब क्या होता है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की तरह कैसे रोल प्ले करने वाली है, देखो आपको बहुत मजा आएगा। व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1966 शी फेस्ड लिमिटेड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मेजर नेशनल अफेयर्स एंड लैक्ड फुल कंट्रोल ओवर द कांग्रेस पार्टी। पूरा कंट्रोल नहीं जमा पा रही थी कांग्रेस पार्टी पे। सिंडिकेट लीडर जो मोस्ट प्रोमिनेंट ओल्ड लीडर्स थे वो ऐसा करने ही नहीं दे रहे थे, विच वॉज डोमिनेटेड बाय सिंडिकेट, एक्सपेक्टिंग हर टू बी अ फिगर हेड, कि वो उनकी तरह सुने, उनसे जो बोला जा रहा है वैसा वैसा करें। इंडिया वाज इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस विद डाउट, और उस टाइम पीरियड में ऑलरेडी ड्राउट चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, फूड शॉर्टेज थी, राइजिंग प्राइसेस, सामान के जो प्राइस थे वो बढ़ते हुए चले जा रहे थे, फॉरेन रिजर्व्स जो थे वो गिर रहे थे, स्लोली इंडिया जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत स्लो हो गई थी एंड ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट स्प्रेड हो जाते हैं चारों तरफ एंड 1966 में एंड 1966 डिसीजन टू डीवैल्यू द रूपी। अब क्या होता है 1966 में डीवैल्यू हो जाता है हमारा रूपी, जब उस समय बहुत क्राइसिस चल रहा होता है, तो 5 से लेके 2/7 रुपीज यूएस पर डॉलर तक यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इसको भी एक इन्फ्लुएंस देखा जाता है बाय द यूएस एंड आईएमएफ वाज अनपॉपुलर। अहेड ऑफ 1967 इलेक्शन शी हैड टू प्रूव हर लीडरशिप। अब यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, 2 साल तो जैसे तैसे गए गुजरे, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तो जैसे तैसे गुजरा, बट अब 1967 के जो इलेक्शन होने थे उसमें उनको अपनी लीडरशिप को प्रूव करना था, उनको पब्लिक ट्रस्ट को जीतना था और अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल जमाना था। ठीक है, तो ये चीजें अब करना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट हाउ ब्यूटीफुली शी हैंडल इट। देखो जरा, आई एम नॉट अ पर्सनल सपोर्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर लीडर, बट अगर किसी का कोई काम अच्छा है तो दैट रियली इन्फ्लुएंस मी। 4th जनरल इलेक्शंस 1967 में होते हैं, पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट था ये। 1967 के इलेक्शन में फर्स्ट जो इलेक्शंस हुए अंडर इंदिरा गांधी केम एमिड ड्राउट्स, उस समय में ड्राउट की सिचुएशन, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक डिसकॉन्टेंट, अलॉन्ग विद कांग्रेस इंटरनल डिविजन की आपस में ही उनकी लड़ाई चल रही है एंड क्लैशेस बिटवीन इंदिरा एंड सिंडिकेट। इंदिरा कुछ और कह रही है, सिंडिकेट और कुछ और कह रहे हैं, और आपस में ही लड़ाई चल रही है। ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइटेड अंडर नॉन कांग्रेसिज्म। अब क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो आपस में ही अपना एक कोलिशन बना लेती हैं और साथ में आ जाती है नॉन कांग्रेसिज्म के नाम से। एंड वाइल कांग्रेस केप्ट पावर एट द सेंटर, कांग्रेस अभी भी पावर में बनी हुई थी सेंटर में विद अ रिड्यूस मेजोरिटी, हालांकि जो मेजोरिटी थी वो थोड़ी कम हो गई थी, 283 सीट्स आउट ऑफ 520। इट लॉस्ट 9 मेजर स्टेट्स, 9 मेजर स्टेट्स हाथ से जा चुके थे और बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी जा चुके थे। जब अब पॉलिटिकल अर्थक्वेक, इसको एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से भी जानते हैं 1967 के इलेक्शन को। द इलेक्शन एंडेड कांग्रेस अनचैलेंज डोमिनेंस, हालांकि जब ये इलेक्शंस खत्म होते हैं तो ये अनचैलेंज डोमिनेंस थी कांग्रेस की। बूस्टेड रीजनल एंड ऑपोजिशन फोर्सेस एंड शोड दैट वोटर लॉयल्टी कुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, कि जो वोटर्स हैं वो उनकी जो लॉयल्टी है आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो कि ठीक है भाई कुछ भी करो, ये जो है हमारा साथ देते रहेंगे, अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो आपको उठा के फेंक देंगे थ्रोन से। तो वैसा ही होता है। नॉन कांग्रेसिज्म, ऑपोजिशन यूनिटी अगेंस्ट कांग्रेस, अब प्रपोज बाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्होंने एक आइडिया दिया नॉन कांग्रेसिज्म का। सॉट टू यूनाइट ऑल ऑपोजिशन पार्टी, इन्होंने बोला सारी की सारी जो ऑपोजिशन पार्टी है रिगार्डलेस ऑफ आइडियोलॉजी, आप कौन सी विचारधारा के वो मैटर नहीं करता है भाई, कांग्रेस के अगेंस्ट होना आ जाओ, ठीक है। विच बाय 1960s वाज सीन एज एरोगेंट एंड करप्ट, तो इन सबको यहाँ पे लेकर आते हैं। सोशलिस्ट राइट विंग ग्रुप लाइक जनसंघ, कम्युनिस्ट एंड रीजनल पार्टी सच एज द डीएमके फॉर्म्ड सीट शेयरिंग अलायंसेस फोकस सोलली ऑन रिमूविंग कांग्रेस फ्रॉम पावर। एक ही नारा, कांग्रेस हटाओ इंदिरा हटाओ नारा इनके पास था। 1967 में दिस स्ट्रैटेजी लेड टू नॉन कांग्रेस मूवमेंट्स इन 9 स्टेट्स। तो इससे होता क्या है, ये जो स्ट्रैटेजी थी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है 9 स्टेट के अंदर, प्रूविंग दैट यूनाइटेड ऑपोजिशन कुड चैलेंज कांग्रेस। तो इससे ये सामने आया कि भाई अगर यूनाइटेड गवर्नमेंट्स मतलब यूनाइटेड जो लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, वो साथ में आ जाए और वो कांग्रेस के अगेंस्ट है तो उसकी पार्टी की जो सीट्स हैं वो गायब हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्टोरल वर्डिक्ट होती है 1967 में, एक पॉलिटिकल माइलस्टोन। 1967 के इलेक्शन मार्क करते हैं कांग्रेस की फर्स्ट मेजर डिक्लाइन को, बहुत बुरी तरीके से सीट्स गिर जाती हैं, 283 सीट्स मिलती हैं एंड लूजिंग पावर इन 9 मेजर स्टेट्स, यूपी, बिहार और तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट भी उसके अंदर थे। मेनी सीनियर लीडर वर डिफीटेड, बहुत सारे सीनियर लीडर हार गए अपनी अपनी जगह से, जिससे पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन सामने आया। वाइल कांग्रेस अलायंसेस एंड रीजनल पार्टीज लाइक डीएमके गेन्ड ग्राउंड, डब्ड अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक,
ये हमने ऑलरेडी देखा। स्टेट एंड कोलिशन गवर्नमेंट्स की बात करें तो बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज, अब एक नया फेज शुरू होता है 1967 में, जब कांग्रेस 9 स्टेट में पावर हार जाती है इन सारे स्टेट्स को जोड़कर। तो यहाँ पे एज ऑपोजिशन कोलिशंस ने अपने आप को एक नाम दिया था एसवीडी का, संयुक्त विधायक दल का, एंड यूनाइटेड डाइवर्स पार्टी विद द सोल एम ऑफ डिफीटिंग कांग्रेस। इन सबका एक ही एम था, कांग्रेस को हराना। यूपी में एसवीडी इंक्लूडेड एसएसपी, यूपी के अंदर इनका कौन कौन सा कोलिशन था, एसएसपी थी इनके साथ, जनसंघ थी और कम्युनिस्ट थे, ठीक है। वही पंजाब के अंदर वो सॉ सिमिलर यूनाइटेड फ्रंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो अलायंसेस थे ये अनस्टेबल थे एंड ऑफन कोलैप्स, कई बार कुछ महीनों में ही ये पार्टियां गिर गई। बट दे मार्क द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, पर यहाँ से शुरुआत होती है कोलिशन पॉलिटिक्स की एंड रीजनल पार्टीज की, जिन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस को भी हराया जा सकता है। अब देखते हैं डिफेक्शंस, और एक बहुत फेमस जो चीज है आया राम के बारे में, उसको समझते हैं, ठीक है, जो फ्रेज है। तो डिफेक्शन क्या है, डिफेक्शन होता है दल बदल करना। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चेंजिंग पार्टी लॉयल्टीज की, इलेक्शंस जीत गए, उसके बाद क्या किया, जो अब वो पर्टिकुलर एक पर्सन की सीट्स है ना, जो भी उसको वोट्स मिले हैं वो उस पर्सन के वोट है, तो जब वो पार्टी से निकल जाएगा तो वो वोट्स भी उसके है, वो भी गया इंसान वहां से, ठीक है। तो हरियाणा के एक एमएलए थे जिनका नाम था गया लाल, इन्होंने पार्टी को 3 बारी चेंज कर दिया एक दिन के अंदर, एक दिन में 3 पार्टीज को बदला, और इसीलिए इनको आया राम के नाम से उस समय में बहुत पॉपुलर किया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया इनका। लेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फॉल ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या होता है, कांग्रेस में आ जाती है स्प्लिट, ठीक है। 1967 के इलेक्शन के बाद इंदिरा और सिंडिकेट के बीच में बहुत ज्यादा अनबन हो जाती है और बन नहीं रही होती है। तो आफ्टर 1967 इलेक्शन टेंशन रोज बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में टेंशन बहुत बढ़ जाती है। अ ग्रुप ऑफ सीनियर लीडर्स, कांग्रेस लीडर जो सीनियर लीडर्स थे, जैसे कि के कामराज, निजलिंगप्पा एंड मोरारजी देसाई, हु कंट्रोल द पार्टी, उन्होंने बोला कि हम तो नहीं रहने वाले आपके साथ। दे हैड सपोर्टेड इंदिरा एज प्राइम मिनिस्टर, थिंकिंग शी वुड बी इजी टू कंट्रोल। उनको लगा कि ठीक है भाई, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो सुनेगी एटलीस्ट। बट शी बिगेन असर्टिंग इंडिपेंडेंस इन गवर्नेंस एंड पार्टी अफेयर्स। बट उन्होंने क्या किया, वो अपनी इंडिपेंडेंस का यूज करने लग गई, खुद से डिसीजंस लेने लग गई। तो ये बात तो उनको बिल्कुल पसंद आई सिंडिकेट्स को। अब क्लैश शुरू हो जाता है। इंदिरा ने यहाँ पे एक बहुत बोल्ड मूव लिया और लेफ्ट लीनिंग स्टेप्स लाइक बैंक नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया, ठीक है। 14 बैंक जो थी उनको नेशनलाइज कर दिया, वाइल द सिंडिकेट रेजिस्टेड लूजिंग कंट्रोल। सिंडिकेट का जो कंट्रोल था इंदिरा गांधी के ऊपर से वो हटता ही जा रहा था। तो कॉन्फ्लिक्ट ओवर डिसीजन मेकिंग वीकेंड पार्टी यूनिटी एंड पब्लिक इमेज। तो डिसीजन मेकिंग को लेकर आपस में इनके बीच में हमेशा लड़ाइयां होती थी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। इससे इनकी पब्लिक इमेज भी खराब होती हुई चली जा रही थी और पार्टी का जो इंटरनल राइवलरी थी इसकी वजह से वीकनेस आ रही थी इनकी यूनिटी में। तो इंदिरा ने यहाँ पे क्या किया, इंदिरा यूज पॉपुलिस्ट पॉलिसीज एंड मास अपील टू बिल्ड हर ओन सपोर्ट। अपना सपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिसमें जनता उनको सपोर्ट करे। पोर्ट्रेइंग द सिंडिकेट एज कंजर्वेटिव एंड एलिटिस्ट। उन्होंने बोला सिंडिकेट तो कंजर्वेटिव है, अपनी जैसा ये कह रहे हैं बस वैसे ही चलना चाहते हैं, दूसरों की बातों पे तो इनको मतलब ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। एंड एलिटिस्ट, अ ग्रुप ऑफ वेल्दी मेंबर्स। तो इनको तो फर्क ही नहीं है कि इंडिया के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जो पुअर सेक्शन है वो क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं। तो जब लोगों ने ये बातें सुनी तो उनको लगा कि भाई बात तो सही है। द रिफ्ट डीपेंड एंड लेड टू अ फॉर्मल स्प्लिट ड्यूरिंग 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब ये जो इनके बीच की राइवलरी थी ना वो और ज्यादा सामने आ जाती है 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। इंदिरा गांधी अपने अलग ही कैंडिडेट लेकर आ जाती है सामने और यहाँ पे जो सिंडिकेट थे वो अलग ही कैंडिडेट को सामने लेकर आते हैं। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 में कराए जाते हैं। फाइनल स्प्लिट जब यहाँ पे कांग्रेस की हो जाती है, 2 पार्ट्स में कांग्रेस डिवाइड होगी आगे, आर एंड ओ में, ठीक है। आफ्टर प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है अचानक से, तो सिंडिकेट यहाँ पे क्या करते हैं, बैक करते हैं नीलम संजीवा रेड्डी को लेकर आते हैं आगे। एंड बट इंदिरा गांधी सपोर्ट करती है वीवी गिरी को, ठीक है, और बोलती है कि बेटा, मतलब बोलती है यहाँ पे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वोट ऑफ कंसाइंस करना है, मतलब जैसा आपको लग रहा है ना कि आप वैसा वोट करो, आप ये मत सोचो कि आपको कौन क्या वोट करने को बोल रहा है। वो सारे मेंबर्स को ये चीज बोल देती है। अब इसी वजह से यहाँ पे वीवी गिरी इलेक्शन जीत जाते हैं ओवर द ऑफिशियल कांग्रेस नॉमिनी शोड इंदिराज स्ट्रॉन्गर बैकिंग। अब उनको एक और सपोर्ट मिल गया, प्रेसिडेंट भी साथ में, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द सिंडिकेट एक्सपेल्ड हर। अब सिंडिकेट ने इस बात में गुस्से में आकर इनको अपनी पार्टी से ही निकाल लिया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप, अपने फैक्शन से ही निकाल दिया, लीडिंग टू अ स्प्लिट, जिससे कि यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है और इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस आर इक्वेशनिस्ट फॉर्म कर ली। एंड यहाँ पे जो कांग्रेस ओ थी वो ओल्ड गार्ड बन गई उन लोगों के लिए, सिंडिकेट्स के लिए, विद मोस्ट एमपीज एंड स्टेट्स यूनिट्स
साइडिंग विद हर, ज्यादातर लोग अब यहाँ पे इंदिरा गांधी के साइड भी आ चुके थे। अब 1971 के इलेक्शंस आएंगे और कांग्रेस रीस्टोर करेगी वापस से पावर में। अब कौन सी वाली कांग्रेस पावर में आएगी, ओ या आर, या ये देखेंगे अभी हम। तो आफ्टर 1969 स्प्लिट, 1969 में स्प्लिट होता है, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है आर फेस कांग्रेस ओ एंड इट्स ग्रैंड अलायंस इंदिरा हटाओ कैंपेन। तो अब जब यहाँ पे ये सब इलेक्शंस चल रहे हैं तो कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, इसको यहाँ पे ना दो चीजों को फेस करना पड़ रहा है। एक तो कांग्रेस ओ को, और साथ में ये जो ग्रैंड अलायंस बना हुआ है कांग्रेस के अगेंस्ट, जिनका एक ही नारा है दोनों का, इंदिरा हटाओ, तो इनको फेस करना है। तो इंदिरा काउंटर्ड विद गरीबी हटाओ, तो इंदिरा ने भी एक नारा दे दिया अपना कि गरीबी हटाओ, ठीक है। प्रमोटिंग प्रो पुअर रिफॉर्म्स, इन्होंने बहुत सारे प्रो पुअर रिफॉर्म्स लेकर आई है और मास मीडिया का यूज किया, रैली सपोर्ट लिया। 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस आर अकेले 352 सीट्स जीत जाती है टू कांग्रेस ओ 16, मेकिंग इंदिरा द अनडिस्प्यूटेड लीडर। अब इंदिरा गांधी को एक तरीके से पब्लिक सपोर्ट पूरा मिल चुका था, पब्लिक ने ही इनको चूज करके यहाँ पे पावर में लेकर आई थी। एंड शिफ्टिंग कांग्रेस टुवर्ड्स पर्सनालिटी बेस्ड लीडरशिप, अब जो कांग्रेस थी वो एक पर्सनालिटी बेस्ड लीडरशिप बन चुकी थी, जिसका एक फेस था इंदिरा गांधी। आउटकम ऑफ द 1977 इलेक्शन, इंदिरा गांधी इज रीसाउंडिंग विक्ट्री। अब इनको अच्छी खासी यहाँ पे जीत मिलती है। अब देखो क्या क्या होगा। इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो थी, कांग्रेस आर 352 सीट्स मिली 518 सीट्स में से विद 44% वोट्स, वाइल जो ग्रैंड अलायंस था लेड बाय कांग्रेस ओ, ये कोलैप्स कर जाता है विद 16 सीट, 16 सीट्स जीतते हैं बस ये। एज इट्स इंदिरा हटाओ स्लोगन फेल्ड, इनका जो नारा था वो फेल हो गया, क्योंकि बस ये एक ही पर्सन को हटाने की बात करते, बट इंदिरा हैज अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो इन्होंने यहाँ पे नारा दिया था गरीबी हटाओ का। प्रो पुअर कैंपेन्स चलाए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत सपोर्ट मिला। तो कांग्रेस आर यहाँ पे एक डोमिनेंट पार्टी बनकर सामने आई और कांग्रेस ओ की इमेज फेड होती हुई चली गई, और यहाँ पे जो फिर से इनके हाथ में जो पावर थी वो इंदिरा गांधी के पास ही एक तरीके से आ चुकी थी अब प्रॉपर्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब इतना सब कुछ इजी होने नहीं वाला है, विमेन इन पावर, बट उतना इजी नहीं होगा। देखो कैसे। बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, बाय द अर्ली 1970s इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी वो डीपली पोलराइज हो गई। इंदिरा गांधी दो पॉपुलर थी, वॉज क्रिटिसाइज फॉर हर अथॉरिटेरियन स्टाइल, की वो अपनी ही चला रही है, इस बात के लिए उनको कुछ लोग क्रिटिसाइज करते थे। टेंशन बढ़ने लग जाती है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। द कांग्रेस विद कांग्रेस व्यूइंग द कोर्ट्स एज ऑब्स्टेकल्स टू प्रो पुअर पॉलिसीज, क्योंकि जो कोर्ट था बेसिकली वो इस बात की इजाजत कई बार नहीं दे पाता था जो वो पॉलिसीज लेकर आती थी। वाइल ओपोनेंट्स एक्यूज करते थे उनको हर ऑफ टर्निंग डेमोक्रेटिक अथॉरिटी इनटू पर्सनल रूल, कि आप क्या कर रहे हो, डेमोक्रेटिक अथॉरिटी को आप पर्सनल रूल में कन्वर्ट कर रहे हो। इनको बहुत सारे लोग इस तरीके से अपोज भी करते थे, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें, डिस्पाइट द 1971 जो इनका स्लोगन था गरीबी हटाओ का, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब रहती है बांग्लादेश वॉर के बाद, तो जिससे कि 8 मिलियन रिफ्यूजी इंडिया के अंदर आ चुके थे। राइजिंग ऑयल प्राइसेस, कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था, फूड प्रोडक्शन गिर गई थी, और गवर्नमेंट सैलरी फ्रीज टू कट एक्सपेंसिव। तो अब क्या किया गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी को ही रोक दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, ताकि एक्सपेंसेस कम किए जा सके, और ये सारी चीजें यहाँ पे समय में चलती हैं। अब उतने में ही जब ऐसा होने लग जाता है तो पूरे देश के अंदर अनरेस्ट होता है। गुजरात और बिहार मूवमेंट्स 1974 में मास अपराइजिंग अगेंस्ट करप्शन देखने को मिलती है। गुजरात मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1974 विद स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर प्राइस राइज एंड करप्शन, गेनिंग ऑपोजिशन सपोर्ट एंड लीडिंग टू प्रेसिडेंट्स रूल। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑपोजिशन इनको मिलने वाला है बहुत ज्यादा। 1974 के जो गुजरात मूवमेंट यहाँ पे शुरू है, इसके बाद अब होता क्या है कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा देती है, इस बात को देखते हुए कि बहुत अनरेस्ट फैला हुआ है। आफ्टर मोरारजी देसाई फास्ट फॉर फ्रेश इलेक्शंस, इन्होंने फास्ट पे ये बैठे हुए थे कि फ्रेश इलेक्शंस कराओ, हमें नहीं चाहिए ये गवर्नमेंट। तो जून 1975 में कांग्रेस की जो डिफीट है वो ऐसे एक तरीके से देखने को मिल रही थी हमें। इंस्पायर्ड बाय दिस द बिहार मूवमेंट, इसके बाद यहाँ पे बिहार मूवमेंट भी शुरू हो जाता है मार्च 1974 में, अगेंस्ट इन्फ्लेशन, महंगाई के बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन को लेकर, जिसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, और इन्होंने इसको नाम दिया था टोटल रेवोल्यूशन का। मास प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक स्प्रेड नेशन वाइड, बिकमिंग अ मेजर चैलेंज टू इंदिरा गांधी लीडरशिप। तो अब इतना ज्यादा गुजरात और बिहार दोनों ही जगह मूवमेंट चल रहे हैं, दोनों ही जगह हालत बहुत ज्यादा खराब है, और यहाँ पे बोल भी दिया है जयप्रकाश नारायण ने कि ये जो
प्रोटेस्ट है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, पूरे इंडिया में स्प्रेड होना चाहिए। अब उतने में ही एक और सामने इनके प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, क्लैश ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इन द अर्ली 1970s टेंशन ग्रू बिटवीन द जुडिशरी एंड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ओवर पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों के बीच में एक टसल चलती है कि भाई किसके पास ज्यादा पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने को लेकर। तो एक बहुत फेमस केस होता है उस समय में, केशवानंदा भारती केस इन 1973। सुप्रीम कोर्ट रूल करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर्स है, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय अपॉइंटिंग। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, मतलब इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ पे चीफ जस्टिस को ही चेंज कर दिया, चीफ जस्टिस ए एन रे एज चीफ जस्टिस ओवर सीनियर जजेस। तो 3 सीनियर जज और सामने बैठे हुए थे, बट उनको इग्नोर करके अपने फेवरेट जज को यहाँ पे सामने ले आई, वो ए एन रे को यहाँ पे जज बना दिया। द क्लैश पीक्ड इन 1975। ये क्लैश और ज्यादा बढ़ जाता है 1975 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करता है, एक वर्डिक्ट पास करता है और बोलता है कि जो इंदिरा गांधी के इलेक्शंस हैं वो क्या है, इनवैलिड है 1971 के इलेक्शंस। और इसकी वजह से यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है जिसकी वजह से ये इमरजेंसी डिक्लेयर करती हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 25 जून 1975। इंदिरा गांधी 1971 इलेक्शन वाज चैलेंज्ड बाय राजनारायण ने इनके इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके। एंड ऑन 12 जून 1975, 12 जून को क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको गिल्टी पाया और बोला कि हाँ इनकी गलती है, इन्होंने मैल प्रैक्टिस करी और इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का यूज करा अपने इलेक्शन कैंपेन्स के लिए, तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और इनकी जो लेजिटिमेसी थी उसको डैमेज कर दिया। अब जयप्रकाश नारायण ने यहाँ पे क्या किया, मास प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, डिमांडिंग हर रेजिग्नेशन कि आप रिजाइन करो, इवन अर्जिंग ऑफिशियल्स एंड द आर्मी टू डिफाई अनजस्ट ऑर्डर्स। और बोल दिया सबको कि भाई आप इनके जो अनजस्ट ऑर्डर्स है ना इंदिरा गांधी के, आप उनको प्लीज मत मानो, साइटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। और क्या हुआ, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का यहाँ पे रीजन देते हुए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी 25 जून 1975 की रात को, अंडर आर्टिकल 352। अंडर आर्टिकल 352 इट मीन्स ये कौन सी इमरजेंसी है बेटा, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साइंड इट एट नाइट। तो इन्होंने यहाँ पे रात के समय में फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पीरियड में उन्होंने साइन किया। ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में उठा के डाला जाने लग गया और जो प्रेस थी उसको सेंसरशिप उस पर लगा दी गई और जो कैबिनेट थी उसको बाद में इन्फॉर्म किया गया। इसी की वजह से ही नेशनल इमरजेंसी के लगाने के तरीके में बाद में चेंजेस भी आते हैं कि यू हैव टू गिव एन रिटर्न, कि आप बताओ तो सही है लिखकर एक बारी कि हाँ इमरजेंसी लगने वाली है अपने कैबिनेट को। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसीज, अब इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं इमरजेंसी के, कि राइट्स कर्टेल कर लिए जाते हैं, लोगों के अधिकार सारे खत्म हो जाते हैं और ड्यूरिंग द इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, फ्रीडम कर्ब कर दी गई, खत्म कर दी गई। थाउजेंड्स इंक्लूडिंग ऑपोजिशन लीडर्स, हजारों लीडर को जेल में डाल दिया गया विदाउट ट्रायल, कोई पेशी नहीं हुई उनकी। 1976 में सुप्रीम कोर्ट इवन अपहेल्ड सस्पेंडिंग द राइट टू लाइफ, लीविंग नो डिफेंस अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राइट टू लाइफ तो होना ही चाहिए ना उनके पास, और एटलीस्ट कुछ तो उनके पास प्रेजेंट होना चाहिए और उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। फियर स्प्रेड थ्रू फोर्स इविक्शंस लाइक तुर्कमान गेट एंड मास स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स यहाँ पे करी गई और सबको उठा के जेल वेल में डाल दिया गया। तो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी। बीनीथ द काम रिप्रेशन प्रिवेल्ड विद साइलेंट प्रोटेस्ट सच एज ब्लैंक न्यूज़पेपर यहाँ पे छपने लग गए। अब जो सेंसरशिप लग गई है तो न्यूज़पेपर वाले क्या छापेंगे, तो उन्होंने ब्लैंक न्यूज़पेपर ही छापना शुरू कर दिया और लोगों तक पहुंचाने लग गए प्रोटेस्ट के तौर पे। राइटर्स रिटर्निंग अवार्ड्स, जो बहुत सारे पॉपुलर राइटर्स थे उन्होंने अपने जो बड़े बड़े रिवॉर्ड्स थे उनको भी रिटर्न कर दिया, क्योंकि एक तरीके से उनके लिए तो उनकी जो पावर है वही छीन ली गई। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी 1975 से लेके 77 वाले 2 ईयर, ये बहुत बड़े तबाही वाले ईयर रहते हैं। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट यहाँ पे 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च करती है और बोलती है कि मैं लैंड रिफॉर्म, पॉवर्टी रिमूवल, लेबर राइट्स, इनिशियली इन सब चीजों पे मतलब मैं काम करने वाली हूँ। इनिशियली वेलकम बाय अर्बन मिडिल क्लास फॉर रिस्टोरिंग ऑर्डर एंड कर्बिंग स्ट्राइक्स। हाउएवर इमरजेंसी पावर्स वर मिसयूज्ड। इमरजेंसी की पावर को मिसयूज करा गया, फोर्स स्टेरिलाइजेशन ड्राइव चली गई, इस्लाम डेमोलिशन करे गए और इन सारी जगह पे बहुत ज्यादा ब्रूटल मतलब चीजें हुई, प्रेस सेंसरशिप लगाई गई। तो जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान तो थे ही। क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जर्नलिस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे न्यूज़पेपर ने ब्लैंक एडिटोरियल्स छापने शुरू कर दिए, वाइल मेन स्ट्रीम और सेमिनार ने पब्लिश करना ही स्टॉप कर दिया। अंडरग्राउंड पैम्फलेट्स छपते थे स्प्रेड रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए। एंड राइटर्स लाइक शिवराम करंत और
फणीश्वर नाथ रेणु, इन सब ने अपने जो अवार्ड्स थे उनको रिटर्न कर दिया। दी सिंबॉलिक एक्ट्स kept the spirit of democracy alive and helped fuel the opposition that led to Congress defeat in 1977। तो ये सब अब lessons learned from emergency, क्या क्या चीजें सीखने को मिली कि democracy was restored quickly after the emergency ended और citizens became more aware of civil liberties, उनको पता चलने लग गया अपने राइट्स के बारे में और कोर्ट ने यहाँ पे और एक्टिव पार्टिसिपेशन करना दिखा दिया। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार तो आने से रही, ये बात हम सबको पता है। तो 1977 में जनता गवर्नमेंट बनती है, होप, कॉन्फ्लिक्ट और कोलैप्स। अब प्रॉब्लम क्या है, इस पार्टी के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे को जीत तो बहुत अच्छी मिलती है। द यूनाइटेड ऑपोजिशन फॉर्म द जनता पार्टी अंडर जयप्रकाश नारायण, लीडरशिप उनको दे दी गई। 330 सीट्स यहाँ पे जीते हैं और मोरारजी देसाई को इंडिया का फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। हाउएवर कोलिशन की जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और राइवलरीज थी लाइक देसाई, चरण सिंह, वाजपेयी, इन सब चीजों के चलते ये जो पार्टी थी वो बहुत वीक होती हुई चली गई। फोर्स्ड मोर ऑन टारगेटिंग कांग्रेस देन गवर्नेंस। द गवर्नमेंट कोलैप्स्ड इन 1979। 2 साल चली है गवर्नमेंट और 2 साल बाद गिर गई, अपने आप ही मेजॉरिटी खत्म हो गई। चरण सिंह ब्रीफली बिकेम प्राइम मिनिस्टर, कुछ समय के लिए बने ये प्राइम मिनिस्टर बट फिर भी फेल टू सिक्योर मेजॉरिटी। 1980 में क्या होता है, इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर विद कांग्रेस। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या होता है, इंदिरा गांधी पावर में आ जाती है 1980 में, दोबारा से जब फ्रेश इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अगला चैप्टर है हमारा रीजनल एस्पिरेशंस। ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजन एंड द नेशन प्लस इंडियन अप्रोच। तो अब देखेंगे जरा यहाँ पे कि क्या क्या अलग अलग देश से, मतलब अलग अलग जो राज्य हैं उनकी क्या एस्पिरेशंस थी और हमने क्या अप्रोच अपनाया। तो हमेशा हमने डेमोक्रेटिक अप्रोच ही अपनाया है, हाउएवर हमें पढ़ना होगा हर एक स्टेट के बारे में। इन 1980 सेवरल रीजन्स डिमांडेड ऑटोनॉमी एंड समटाइम्स आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग वायलेंस। तो कई बार वायलेंस का भी यूज किया गया। मेनी स्ट्रगल्स एंडेड इन एग्रीमेंट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड रीजनल leaders. The process was often long, difficult and conflict prone. उतना आसान नहीं था ये प्रोसेस, कई बार प्रॉब्लम्स भी आती थी। इंडियन अप्रोच क्या था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमको फॉलो करना है। रीजनल पार्टीज को अलाउ किया गया कि आप लोकल इश्यूज को डेमोक्रेटिकली रेज करो और इससे क्या होगा, दिस अप्रोच प्रमोट्स नेशनल यूनिटी व्हाइल एड्रेसिंग रीजनल कंसर्न्स। जो भी रीजनल कंसर्न्स है उसको भी एड्रेस कर पा रहे हैं हम। हाउएवर समटाइम्स नेशनल यूनिटी ओवरराइड्स रीजनल नीड्स एंड रीजनलिज्म मे इग्नोर नेशनल इंटरेस्ट। तो कई बार ऐसा होता था कि हम हर जगह पे एक रीजन के रिक्वेस्ट को नहीं सुन सकते, हमें देश के बारे में भी सोचना है, तो कई बार उनको इग्नोर करना पड़ता था। एरियाज ऑफ टेंशन, यूनिटी एमिड डाइवर्सिटी। पोस्ट 1947 इंडिया ने यहाँ पे फेस किया था बहुत सारे चैलेंजेस को, पार्टीशन को, रिफ्यूज क्राइसिस को एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट को। अर्ली टेंशन अरोज कहाँ से शुरुआत हुई थी, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम एंड द्रविडियन साउथ विद सम डिमांडिंग सेपरेशन। कुछ तो सेपरेशन की भी डिमांड कर रहे थे। लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स भी यहाँ पे चलते हैं आंध्र प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स है वो चलते हैं और उनकी क्रिएशन भी करी जाती है फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोग हिंदी की इम्पोजिशन को कंप्लीटली अपोज कर रहे थे। while new states east tensions unrest continued in regions like कश्मीर, नागालैंड, पंजाब, असम एंड मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें थी वो चल रही थी। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो स्पेशल स्टेटस और कॉन्फ्लिक्ट का देखने को मिलता है। आर्टिकल 370 गेव जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस मिलता है, बट द रीजन फेस्ड वायलेंस, टेररिज्म एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। ठीक है, तो एक सिचुएशन यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट की और टेररिज्म की चल रही थी और बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित थे वो वैली वाले एरिया से जा चुके थे क्योंकि मिलिट्री थ्रेट्स उनको मिल रहे थे और इनसिक्योरिटी उनको फेस करनी पड़ रही थी। द स्टेट हैड 3 रीजन्स, 3 रीजन है। जम्मू जिसमें मोस्टली हिंदू रहते हैं, कश्मीर वैली मुस्लिम मेजोरिटी रहती है एंड लद्दाख जहाँ पे बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम रहते हैं। तो 1947 के अंदर महाराजा हरि सिंह जो कि यहाँ पे यहाँ के राजा थे, किंग थे, ही वॉन्टेड टू स्टे इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे जम्मू कश्मीर को, बट आफ्टर ट्राइबल इन्वेजन जब होता है पाकिस्तान की तरफ से तो उन्होंने फटाफट से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया और इंडिया ने ट्रूप्स वहां पे सेंड करे उनकी हेल्प के लिए और वहां से जितने भी इन्फिल्ट्रेटेड थे उनको भगा दिया। शेख अब्दुल्ला यहाँ के लीडर बन जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो बिलोंग करते हैं। सपोर्टेड ज्वाइनिंग इंडिया एंड बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1948। उन्होंने सपोर्ट किया कि इंडिया को हमें ज्वाइन करना चाहिए और इसीलिए उनको वहां पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया 1948 में। अंडर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर वाज ग्रांटेड ऑटोनॉमी, उसको ऑटोनॉमी दी गई, बट लेटर कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट लेड टू शेख अब्दुल्लाज डिसमिसल, अरेस्ट। उसके बाद क्या होता है, बाद में जब ये अपनी ही पावर को ज्यादा तरीके से यूज करने लग जाते हैं तो फिर हमें इनको भी पावर से हटाना पड़ता है। ठीक है,
A plebiscite recommended by the United Nations was proposed but never held. तो plebiscite बोला गया था करवाई जाएगी but कभी करवाई नहीं गई. Politics in Jammu Kashmir and after 1948 from autonomy to insurgency. Though Article 370 gave Jammu and Kashmir special status इनको मिला. Its autonomy declined over time as central laws were extended and governor president rule was frequently opposed. तो सिचुएशन क्या है बेटा, आर्टिकल 370 लगा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, बट प्रॉब्लम बहुत बार आ रही है. प्रॉब्लम क्या आ रही है, सरकार बनती है फिर गिर जाती है, बनती है फिर गिर जाती है, तो बार बार प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगाना पड़ता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है. तो 1975 में क्या होता है, एक एग्रीमेंट किया गया इंदिरा गांधी ने, यहाँ पे शेख अब्दुल्ला रिटर्न करते हैं चीफ मिनिस्टर की तरह. 1980s में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, एलिज्ड इलेक्शन रिगिंग 1987 led to rising militancy supported partly by पाकिस्तान. तो पार्शली यहाँ पे कौन सपोर्ट करा था इनको, पाकिस्तान सपोर्ट करा था. 1990s में क्या होता है, वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कश्मीरी पंडित्स को यहाँ से जाना पड़ता है और डेमोक्रेसी बहुत कमजोर हो जाती है. हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट देखने को मिलता है. पीस एफर्ट्स resumed in 1966 with elections under president rule and regional parties जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सब बहुत एक्टिव हो गई. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो बिगिन डायलॉग बेस्ड अप्रोचेस टू रिस्टोर नॉर्मलसी, ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए. सेपरेटिज्म एंड ऑटोनॉमी डिबेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. तो सम इन कश्मीर डिमांडेड इंडिपेंडेंस. कुछ लोग ऐसे थे कश्मीर में जो आजादी की डिमांड करते हैं, इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है और कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ हमें मर्ज होना है, मतलब इंडिया के साथ हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी के साथ रहना है. तो सेपरेटिस्ट व्यूज वेरी, हर किसी के व्यूज जो है वो अलग अलग हैं बिल्कुल. यहाँ पे पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप्स हैव वर्सेंड वायलेंस. तो जो लोग पाकिस्तान से जिनको सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से यहाँ वायलेंस बहुत बढ़ता रहा. इंडिया ने इलेक्शंस को प्रमोट किया, डायलॉग की कोशिश करी, डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट करी. स्टिल मेनी यूथ फील एलिनेटेड. बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको अलग सा फील होता है. मेजॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर सीक पीस एंड डेवलपमेंट बट वायलेंस हैज हार्म्ड डेली लाइफ. बट यहाँ का जो वायलेंस है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. यू कैन लिस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स हियर कि किस किस तरीके से अभी यहाँ पे जो चीजें हैं वो हुई है. लाइक पहलगाम अटैक हुआ एंड ये सब जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, मतलब जो यहाँ के लोग हैं उनके सपोर्ट के बिना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है. यू कैन राइट देयर. पंजाब पॉलिटिक्स, मिलिटेंसी एंड रिटर्न टू पीस. अब क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा मत लिखना कि वहाँ के लोग जो है वो सपोर्ट करें इसलिए ऐसा हो रहा है, बट यू कैन राइट कि वहाँ पे अभी जो अटैक हुआ है इट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तान, की पाकिस्तान के द्वारा ही करवाया गया था. पंजाब में बात करें अगर तो पॉलिटिक्स, मिलिटेंसी एंड रिटर्न टू पीस. इन 1980s पंजाब फेस्ड अ मेजर क्राइसिस इन्वॉल्विंग सिख आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी एंड मिलिटेंसी. पंजाब में भी चीजें उतनी अंडर कंट्रोल नहीं थी. अकाली दल की बात करें तो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में डिमांड करता है ज्यादातर स्टेट की पावर को, रिवर कंट्रोल की मांग करता है और सिख आइडेंटिटी की रिकॉग्निशन को डिमांड करता है. द सेंटर व्यूड इट एज सेपरेटिस्ट. तो उस समय में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ये तो सेपरेटिस्ट हो जाएगा काफी ज्यादा एंड टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है विद द राइज ऑफ जर्नैल सिंह हु कॉल्ड खालिस्तान. उन्होंने यहाँ पे डिमांड करी कि खालिस्तान एक अलग पर्टिकुलर एरिया बनना चाहिए. इन 1984 द आर्मी लॉन्च. तो इस सारी चीजों को देखते हुए आर्मी ने यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया एंड उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द गोल्डन टेम्पल टू फ्लश आउट मिलिटेंट्स डीपली हर्टिंग सिख सेंटीमेंट्स. तो उनको लगा कि भाई शूज पहन के आप अंदर कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू टेक वेपन्स इनसाइड अ प्रेस्टिजियस और अ सीक्रेट प्लेस. तो गोल्डन टेम्पल के अंदर आप कैसे जा सकते हो. तो उसके बाद यहाँ के जो सिख्स थे उनके सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हर्ट हुए एंड दे किल्ड इंदिरा गांधी, दे assassinated इंदिरा गांधी. इवन उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने ही असैसिनेट कर दिया था जो कि सिख थे. तो इंदिरा गांधी वाज assassinated triggering anti-Sikh riots especially in Delhi. In the 1990s peace was gradually restored और इलेक्शंस और डिक्लाइन हमें टेररिज्म का देखने को मिला यहाँ पे. दो आज के समय में अगर हम बात करें, टुडे पंजाब इज अ पीसफुल एंड पॉलिटिकली स्टेबल स्टेट. द नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमी, आइडेंटिटी एंड इंसर्जेंसी. अब नॉर्थ ईस्टर्न में 7 सिस्टर्स की बात करें, 7 सिस्टर एंड देयर इज 1 ब्रदर एज वेल. कौन है वो 1 ब्रदर, बताओ मुझे. जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था. एथिकली डाइवर्स रीजन्स विद यूनिक लैंग्वेजेस एंड ट्राइबल कल्चर्स. कॉमन इशूज हैं निग्लेक्ट बाय द सेंटर, अंडर डेवलपमेंट, माइग्रेशन एंड एथनिक टेंशंस. डिमांड्स range from autonomy to statehood and in extreme cases independence. Movements like Naga, Mizo, Assam agitations turned violent, prompting army actions and peaceful efforts. तो अब यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के जो मूवमेंट्स थे वो चलाए गए अलग अलग स्टेट्स के द्वारा. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद पीस अकॉर्ड्स. सरकार ने कोशिश करी कि पीस अकॉर्ड्स हों और नए स्टेट्स जो थे उनकी क्रिएशन हुई. मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड ऑटोनॉमस काउंसिल्स भी ट्राइबल एरियाज के लिए बनाई गई.
असम के बारे में बात करें तो आइडेंटिटी इमिग्रेशन एंड अकॉर्ड स्टार्टेड इन 1979 द असम मूवमेंट अपोज राइजिंग इलीगली जो यहाँ पे इमिग्रेशन हुआ फ्रॉम बांग्लादेश फियरिंग थ्रेट्स टू लोकल आइडेंटिटी एंड रिसोर्सेज लेड बाय ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, इसके द्वारा लीड किया गया। इट डिमांडेड डिटेक्शन डिलीशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, इन्होंने बोला कि यहाँ पे जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भगाया जाए यहाँ से। और ये जो मूवमेंट था वो मोस्टली पीसफुल था, बट ट्रैजिक वायलेंस हमें देखने को मिलता है नील में 1983 में। एंडेड विद द असम अकॉर्ड, 1985 में जो असम अकॉर्ड होता है उसके द्वारा इसको एंड किया जाता है। डिपोर्टेशन ऑफ माइग्रेंट्स पोस्ट 1971 के बाद यहाँ से भेजा जाता है लोगों को। सिटीजनशिप उनके लिए जो 1966 से पहले आए थे उनको प्रोवाइड करी गई, और प्रोटेक्शन ऑफ एसमीज कल्चर और लैंग्वेज, यहाँ के कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई। पोस्ट अकॉर्ड आशू लीडर्स फॉर्म्ड असम गण परिषद, इन्होंने अपना एक परिषद यानी एक यूनियन बनाया, और जिसने 1985 में स्टेट इलेक्शंस भी जीते। मूवमेंट फॉर नागालैंड आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस एफर्ट्स, तो नागा ट्राइब्स जो थी विद डिस्टिंक्ट एथनिक आइडेंटिटी, इन्होंने भी इंडिपेंडेंस की डिमांड करी आफ्टर 1947, लेड बाय नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी, और किसके अंदर थे, फीजो के अंदर, ठीक है। द 1950s सॉ वायलेंट इंसर्जेंसीज प्रमोटिंग आर्मी डिप्लॉयमेंट, तो बहुत ज्यादा वायलेंस यहाँ पे क्रिएट होता है टू एड्रेस डिमांड्स। नागालैंड बिकेम अ स्टेट इन 1963, तो नागालैंड को भी एक स्टेट का दर्जा दिया गया 1963 में, बट मिलिटेंसी जो थी वो यहाँ चलती रही। In 1975, a peace accord was signed with some group, though others rejected it. कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया। Talks continue today with insurgent factions to reach a permanent solution. अभी भी जो बातचीत है वो चलती रहती है ताकि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाया जाए। तो ये तीनों चीजों के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। ये शॉर्ट में हमने यहाँ पे रिविजन के लिए देख सकते हैं कि 1950s के द्वारा 1950s के टाइम पे वायलेंस बहुत चलता है। नागालैंड को 1963 में स्टेट बनाया गया और 1975 में एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया। मिजोरम की बात करें 59 में या फिर महीन आता है, और मिजो नेशनल फ्रंट जो है जिसको लीड कर रहे थे लाल डेंगा, तो वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। 1966 के दौरान एमएनएफ जो है वो लॉन्च कर देता है आर्म अटैक्स को, और एयरफोर्स बॉम्बेड एजवाल, और एक पीस अकॉर्ड साइन किया जाता है फिर से 1986 के अंदर। फिर एमएनएफ जो है वो यहाँ पे आर्म्स को गिव अप कर देता है। मिजोरम एक स्टेट बन जाता है 1987 के अंदर, और चीफ मिनिस्टर इसके लाल डेंगा बन जाते हैं। तो आपको इन स्टेट की जो फॉर्मेशन है ना वो याद रखनी है, उसका एक टेबल मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां पे आप नोट्स के अंदर देख सकते हो। रीजनल एस्पिरेशंस की बात करूँ, साउथ नॉर्थ वेस्ट नेशनल पॉलिटिक्स, तो साउथ में तमिलनाडु की बात करें तो द्रविडियन मूवमेंट यहाँ पे 1950s में चलता है, तमिल आइडेंटिटी की डिमांड करते हुए और हिंदी को अपोज करते हुए कि यहाँ पे हिंदी इंपोजिशन नहीं होना चाहिए, और स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड करी। अर्ली सेसेशनिस्ट टॉक फेडेड, जो पहले चलती थी उसको तो थोड़ा सा कम हो गई। सेसेशनिस्ट टॉक मतलब जो अलगाववाद को लेकर डिमांड थी वो कम हुई, और फोकस यहाँ पे रीजनल प्राइड और डेवलपमेंट को लेकर बढ़ने लग गया। 1967 में डीएमके डिफीट हो जाती है, डिफीटेड कांग्रेस, सॉरी डीएमके जो है वो कांग्रेस को हरा देती है, और यहाँ पे इंडियन सिस्टम के अंदर रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट में पंजाब और जम्मू कश्मीर का हमने ऑलरेडी देखा कि यहाँ पे डिमांड होती है, अनरेस्ट होता है, बट फिर भी डायलॉग्स के जरिए कोशिश करी जाती है चीजों को ठीक करने की, ठीक है। ओके, सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम का मर्जर इंडिया के साथ कैसे होता है मोनार्की से डेमोक्रेसी, तो सिक्किम अ मोनार्की अंडर द शोग्याल, और इनके अंडर ये एक मोनार्की थी, वॉज अ प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया 1947 के बाद, विद इंडिया हैंडलिंग डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, यहाँ के इंडिया ही हैंडल करता था। 1970s में क्या हुआ, पब्लिक ने डिमांड किया डेमोक्रेसी के लिए, एंड बोला कि हमारे जो टाइज है ना इंडिया के साथ वो और अच्छे होने चाहिए। लेड बाय द सिक्किम कांग्रेस अंडर काजी लेफ्टोप डोरजी, तो इनके द्वारा यहाँ पे लीड करी गई। 1975 में आफ्टर मास प्रोटेस्ट एंड रेफरेंडम जब करवाया जाता है, वेयर 97% वोटर्स मर्जर के सपोर्ट में होते हैं, तो सिक्किम यहाँ का इंडिया का 22nd स्टेट बन जाता है जो इंडिया को ज्वाइन कर लेता है। द प्रोसेस वॉज पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक, तो इससे पता चलता है कितनी अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर हमने चीजों को हैंडल किया। गोवा के लिबरेशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं, कैसे कॉलोनी से स्टेटहुड बना, तो गोवा में ना पोर्टुगीज रूल हुआ करता था, और गोवा दीव एंड दमन 1947 के बाद सिविल राइट्स यहाँ पे डिनाई कर दिए गए थे, वो डिनाइड एंड प्रोटेस्ट यहाँ पे पड़ने लग जाता है। तो इंडिया ने पीसफुल एफर्ट्स क्रिएट करे बट वो फेल होते गए, लीडिंग टू अ मिलिट्री एक्शन। 1961 दिसंबर में एक मिलिट्री एक्शन करवाया जाता है, लिबरेटेड द टेररिस्ट इन 2 days, 2 दिन के अंदर
सारे टेररिस्ट को भगा दिया गया और गोवा यूनियन टेरिटरी बन गया और दीव एंड दमन के साथ। तो एक मर्जर डिबेट भी फॉलो हुआ। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के साथ मर्जर चाहते थे। यूनाइटेड गोवान्स की बात करें तो ये गोवा कोंकणी आइडेंटिटी चाहते थे। 1967 में एक ओपिनियन पोल करवाया जाता है तो गोवान्स ने चूज किया कि वो अपना अलग ही रहना चाहते हैं, हमें किसी के साथ मर्ज नहीं होना। 1987 में गोवा 25th स्टेट बन गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आपको इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, कौन सा स्टेट कब बना। आगे देखो जरा, नाउ वी आर ऑन द लास्ट चैप्टर। और ये बुक काफ़ी बड़ी है क्योंकि मैंने जब आपको ऑलरेडी फर्स्ट बुक कराई थी तो इट वॉज एंडेड इन ऑलमोस्ट 1 hour, बट ये बुक बड़ी है, दैट्स वाई यहाँ पे टाइम लगा। और हालांकि 40 मार्क्स ही मिले हैं, बट सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो हाउ विल यू गेट दैट, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, आप यहाँ पे रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम मंडल कमीशन के बारे में पढ़ रहे होंगे बेसिकली कि कैसे कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 मेजर जो इशूज़ थे, राम जन्मभूमि वाला जो इशू था वो, और इसके अलावा जो थर्ड जो मेजर इशू था कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इस टाइम पीरियड में लेकर आनी है, तो उसको भी देखेंगे। तो 1989 के बाद क्या होता है, कांग्रेस की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, लीडिंग टू कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हो चुका है, कोलिशन गवर्नमेंट्स आने लग गई हैं और मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन करी जाती है, जो कि ये यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन हमें प्रोवाइड करना है 1990 में। और ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का एक तरीके से शुरुआत हो चुकी थी और बोला गया था 27% जो रिजर्वेशन है वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइज इंडियाज इकोनॉमी, वाइल द राम जन्मभूमि मूवमेंट यहाँ पे जो चल रहा था वो बहुत इंटेंसिफाई हो गया। सेक्युलरिज्म पे भी डिबेट हुई। द डिकेड ऑल्सो सॉ राजीव गांधी का असैसिनेशन भी इसी टाइम पीरियड में होता है, आफ्टर विच पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कोलिशन पॉलिटिक्स, 89 से लेकर 2040 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 में क्या होता है, कांग्रेस की डोमिनेंस खत्म, नेशनल फ्रंट ने अपनी सरकार बनाई विद एक्सटर्नल बीजेपी एंड लेफ्ट सपोर्ट, बार से मिल रहा था, बट फेस्ड स्टेबिलिटी नहीं आई थी। नो सिंगल पार्टी फेस्ड रिप्लेस कांग्रेस, कोई भी एक सिंगल पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को रिप्लेस कर पाती, और ट्रू मल्टी पार्टी एरा शुरू हो चुका था विद ऑल गवर्नमेंट्स अंटिल 2014 बीइंग कोलिशंस और माइनॉरिटी सेटअप्स। तो 2014 तक ऐसा ही चलता है, बहुत सारी सरकारें साथ में मिलकर सरकार बनाती है, बट 2014 के बाद हम देख सकते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यू कैन नोटिस इट इवन कि 2014 के बाद हमें एक ही जो पार्टी है वो देखने को मिल रही है रूल में, दैट इज बीजेपी। 1996 में क्या होता है, यूनाइटेड फ्रंट पावर में आती है विद कांग्रेस सपोर्ट, अनलाइक 1989 व्हेन कांग्रेस स्टेड आउट। तो यूनाइटेड फ्रंट पावर में आई 1996 के अंदर कांग्रेस के सपोर्ट के साथ, 1989 की तरह नहीं है, ठीक है। आगे देखो, बीजेपी 2 लार्जेस्ट पार्टी थी 1996 में, फिर भी इसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है। लेटर इसने सक्सेसफुल कोलिशंस बनाए 1998 में, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर। मार्क द शिफ्ट फ्रॉम कांग्रेस सिस्टम टू अ कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी फ्रेमवर्क। अब क्या होता है, पॉलिटिकल राइज होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस का, ओबीसीज का। 1990s में ओबीसीज की बात करें तो ये एक एमर्ज होते हैं एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह, और शिफ्टिंग देयर सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस टू, अब इनका जो सपोर्ट है वो शिफ्ट कैसे हो रहा है, कांग्रेस से कहां पे जा रहा है सपोर्ट, नॉन कांग्रेस पार्टीज की तरफ। और ट्रेंड दैट हैड बिगन आफ्टर द 1977 जनता पार्टी गवर्नमेंट। मंडल कमीशन 1978 में यहाँ पे आता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है और उनके लिए हमें 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे देना होगा। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है इसको 1990 में, और इससे क्या होता है, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। एंड द इंदिरा सहानी केस जो बहुत फेमस केस है, आफ्टर विच सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपहेल्ड करता है पॉलिसी को इन 1992 में, लीडिंग ऑल मेजर पार्टीज टू एक्सेप्ट, सारी की सारी मेजर पार्टी ओबीसी रिजर्वेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड दलित पॉलिटिकल एजर्शन भी ग्रो होने लग जाता है और ये जो बामसेफ मूवमेंट है यहाँ से शुरू होता है, और कांशीराम जो कि लीडर थे बीएसपी के वो इसकी फॉर्मेशन रखते हैं। वी सॉट टू एम्पावर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, ये सब पावर में आते हैं, गेनिंग प्रोमिनेंस इन उत्तर प्रदेश इन 1989 एंड 1991 के इलेक्शंस में इनको काफी अच्छी मेजॉरिटी मिलती है। ऑल द ओबीसी और दलित मूवमेंट्स की बात करें तो समटाइम्स ये कम्पीट करते थे, बोथ वीक एंड अपर कास्ट डोमिनेंस, दोनों ने ही अपर कास्ट डोमिनेंस को कम कर दिया था और अपनी आइडेंटिटी एक सेंट्रल एलिमेंट के फॉर्म में इंडियन पॉलिटिक्स में बना ली थी। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म
एंड डेमोक्रेसी। लेट 20th सेंचुरी में इंडिया में पॉलिटिकल शिफ्ट आता है एक बहुत बड़ा, टुवर्ड्स रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन होने लग जाता है, स्पेशली विद द राइज ऑफ द बीजेपी। जैसे ही बीजेपी का राइज होता है उसके बाद रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है। फॉर्म्ड इन 1980 आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द जनता पार्टी, जब जनता पार्टी का यहाँ पे डिविजन होता है तो बीजेपी इनिशियली प्रमोटेड गांधीयन सोशलिज्म। याद रखना है आपको, स्टार्टिंग में दे वर प्रमोटिंग गांधीयन सोशलिज्म बट गेन्ड लिटिल सक्सेस, उससे इनको कुछ फायदा नहीं हुआ, सो दे शिफ्टेड देयर आइडियोलॉजी। फ्रॉम 1986 इट अडॉप्टेड अ स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व स्टैंस, इन्होंने एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया जो कि वीडी सावरकर के द्वारा प्रमोट करी गई थी, जिसमें आइडिया था कि भाई फादरलैंड और होली लैंड का हिंदूज के लिए मतलब क्या वैल्यू है और उनसे ही ये जो जगह है वो एसोसिएटेड है, विच एक्सक्लूडेड नॉन हिंदू कम्युनिटीज। अब जब ये आइडिया सामने आया तो नॉन हिंदू कम्युनिटीज जो थी एक तरीके से उनको ऐसा फील हुआ दैट दे हैव बीन एक्सक्लूडेड, उनको अलग कर दिया गया है इससे। द 1985 शाहबानो केस, 1985 में जो शाहबानो केस होता है वेयर एक डाइवोर्स विमेन जो थी वो डिमांड कर रही है यहाँ पे किस चीज के बारे में कि उनको उनके हस्बैंड से मेंटेनेंस मिलना चाहिए बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट लेटर डिनाइड इट, बाद में उसको डिनाई कर दिया जाता है। और ये सब भी जो सरकार की जो पॉलिटिक्स चल रही थी इसकी वजह से ही होता है। दो गवर्नमेंट बैक्ड लॉ वाज क्रिटिसाइज्ड बाय बीजेपी, बीजेपी इसी को क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि भाई जो कांग्रेस है ना वो अपीज करने के चक्कर में माइनॉरिटीज को ऐसा कर रही है और अपनी पॉलिटिकल ग्रोथ को बढ़ाने के चक्कर में ऐसा कर रही है। तो अयोध्या डिस्प्यूट भी यहाँ पे फर्दर एस्केलेट कर देता है टेंशन को, लीडिंग टू द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है एंड वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स बढ़ने लग जाते हैं। 2002 में गोधरा ट्रेन बर्निंग ट्रिगर्ड, गोधरा ट्रेन इंसिडेंट होता है जिसमें एक ट्रेन जा रही होती है एंड देयर वर पीपल इन दोस ट्रेन्स एंड उस पर्टिकुलर एक कोच के अंदर ऑलमोस्ट वही 1000 पीपल थे और वहां पे उस पूरे कोच को बर्न कर दिया जाता है, ठीक है। एंटी मुस्लिम वायलेंस इन गुजरात, किलिंग ओवर 1000 पीपल विद द स्टेट क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग टू कंट्रोल द अनरेस्ट, की स्टेट कंट्रोल ही नहीं कर पाया इस चीज को। सच इवेंट्स इंक्लूडिंग 1984 एंटी सिख राइट्स भी हुए, रेज कंसर्न्स दैट कम्युनल पॉलिटिक्स अंडरमाइंस इंडिया सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। एमर्जेंस ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक तरीके से एमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस, एक नया कंसेंसस सामने आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी भी वही है, कंसेंसस सामने आ रहा है, नया बातचीत का तरीका सामने आ रहा है। आफ्टर 1989 कांग्रेस की जो डोमिनेंस है वो डिक्लाइन कर जाती है एंड बीजेपी आगे आती है, बट नीदर सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी, दोनों में से किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, लीडिंग टू अ कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने यहाँ पे यूपीए का सहारा लिया और बीजेपी ने एनडीए का सहारा लिया, वाइल मेनी रीजनल एंड लेफ्ट पार्टी स्टेट आउटसाइड बोथ, दोनों ही इनसे बाहर रही, मतलब काफी सारी जो पार्टीज थी वो दोनों ही कोलिशन से बाहर आई। 2004 में क्या होता है, कांग्रेस फुल्ली एम्ब्रेस कोलिशन, बिल्कुल तरीके से एकदम कोलिशन का पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं कोलिशन के अंदर, डिफीटिंग द एनडीए विद लेफ्ट फ्रंट सपोर्ट, एनडीए को हरा देते हैं। तो वोट शेयर्स यहाँ पे बहुत पास ही थे। बाय द 2000s पॉलिटिक्स रिवॉल्व अराउंड 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक के अराउंड ही पॉलिटिक्स चलती थी कि इन 4 में से ही कोई ना कोई जीतेगा, यूपीए, एनडीए, लेफ्ट फ्रंट या फिर नॉन अलाइंड पार्टीज लाइक बीजेडी या AIADMK में। डिस्पाइट राइवलरी, मतलब इतनी ज्यादा दुश्मनियां चलने के बाद भी पार्टीज ब्रॉडली एग्रीड ऑन, सारी की सारी पार्टीज लिबरलाइजेशन, ओबीसी रिजर्वेशंस, रीजनल पार्टिसिपेशंस इन गवर्नेंस एंड प्रैग्मेटिक अलायंस, इन सब पे उनका सेम ही स्टैंड था। पॉपुलर मूवमेंट्स यहाँ पे होते हैं पॉवर्टी डिस्प्लेसमेंट और सोशल जस्टिस को लेकर, एंड राइट्स ऑल्सो शेप्ड पॉलिटिक्स बियॉन्ड पार्टीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं, बट फिर भी एक ही मेन गोल था कि भाई डेमोक्रेसी तो इंडिया के अंदर रहनी ही चाहिए। दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड बुक। तो बुक 2 जो है वो हमने कंप्लीटली यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। जो भी चीजें क्लियर नहीं है, मैंने बहुत ऊपर से कोशिश करा है यहाँ पे लास्ट के स्पेशली चैप्टर्स को खत्म करने का, ताकि आपका ज्यादा टाइम ना जाए, बट आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, सब कुछ इसी में से ही आएगा पेपर में, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाई हुई है बेटा, उसके अंदर ना MCQs जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज वो अपलोड किए हैं, ऑल 2 मार्कर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल मैप्स, ऑल कार्टून्स, उन सारी चीजों को, उन सारे वीडियोस को कवर करना शुरू कर दो, बहुत कम टाइम पीरियड बचा हुआ है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पढ़ाते भूलना ही भूल जाती हूँ, और एटलीस्ट आप तो मेरे जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करोगे, मुझे पूरा भरोसा है।